I am honored to be the program moderator for this prestigious webinar for CA students. I, CA Animesh Mangal, take immense pride in welcoming you all. First of all, I would like to invite Chairman Sekasa CA Dhaval Kotari ji for their opening remarks. Thank you, Animesh ji. Respected faculty of today's program, respected Chairman of CIRC, C. Ankur Kumar Gupta ji, and dear future chartered accountants. जैसा आप लोगों को पता है कि आज हम दो टॉपिक पर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है कि आफ्टर एग्जाम हम लोग क्या करें। एग्जाम खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट आने में कुछ टाइम बचा हुआ है। मुझे पता है ये जो टाइम होता है इस बीच का, एग्जाम देने के बाद से रिजल्ट आने तक का, बहुत टफ टाइम होता है। एक एक दिन बहुत मुश्किल से निकलता है, लेकिन आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो और फ्यूचर में अपनी फ्यूचर जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो, फ्यूचर ग्रोथ कैसे बना सकते हो, तो ये आपको आज हेल्प करेगी मैम, मानवी जैन मैम। इसके अलावा आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। इवन हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी जा सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग रेस्पेक्टिव एग्जाम। तो उसमें हम लोगों को क्या बेनिफिट है, हम लोगों की क्या पर्क्स होंगे, क्या हमें वहाँ जाना है या नहीं जाना है, ये डिसाइड करने के लिए आज हमारे पास साक्षी गुप्ता मैम है, जो हम लोगों को गाइड करेगी अच्छे से कि कैसे हम लोग इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू यू एमओसी। Thank you, Dhaval sir, for your kind words. I would like to invite Chairman CIRC, C. Ankur Kumar Gupta ji, for their special words. थैंक यू अनिमेश भाई। सबसे पहले तो मैं सिकासा धवल भाई को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है बच्चों के लिए आफ्टर एग्ज़ाम। अभी ये 2 दिन पहले ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और बच्चों के लिए मैं बेस्ट विशेष करूँगा कि उनका एग्ज़ाम रिजल्ट अच्छा आए। और आज के जो हमारी फैकल्टी है उन दोनों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपना टाइम निकाला है बच्चों के लिए, कुछ करने की है उनकी इच्छा कि बच्चों को कैसे बेनिफिट दे सकें। तो एक तो सेशन जो रखा है वो बहुत अच्छे अच्छे सेशन रखे हैं। तो बियॉन्ड द बुक की किताबों के बाहर भी दुनिया है। तो अभी तक जो हम लोगों ने एक किताबें पढ़ी है कि हाँ हमको एक सर्टेन 8 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ के अपन ने उसको समझकर उसको रीराइट किया है। बट किताबों के बाहर की जो दुनिया है उसमें आपको कोई समझाने वाला नहीं होता है, वो प्रैक्टिकल अनुभव होते हैं। तो मैम अपन से आज प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करेंगे कि अपन को फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हुए आगे ग्रोथ करनी है। और साक्षी मैम है जो ऑल्सो ना जयपुर से ही बिलोंग करती है, अभी कोल इंडिया में जॉब कर रही है। वो हमको गवर्नमेंट में क्या क्या स्कोप है और किस तरह से गवर्नमेंट कंपनियां ज्वाइन कर सकते हैं उसके बारे में हमको बताएंगे वो। तो बहुत ही अच्छे सेशन होने वाले हैं, बहुत ही प्यारे सेशन होने वाले हैं दोनों ही। और एग्जाम खत्म हो गए तो स्टूडेंट को भी कुछ तैयारी करने का मौका मिल जाएगा और डिसीजन लेने का मौका मिल जाएगा कि हमको आगे पढ़ाई करनी है, गवर्नमेंट में जाना है, प्राइवेट में जाना है, प्रैक्टिस में जाना है। वो इन दोनों सेशन से बहुत कुछ उनका हल करने की कोशिश करेंगे आज दोनों स्पीकर ही। तो हम कोशिश करेंगे कि, और इसका पर्पज ये वेबिनार का ये रहता है कि जहाँ ब्रांचेज नहीं है उन बच्चों तक हमारी बात पहुंचे, CIRC की, ICAI की बात पहुंचे। तो ये एक मुहिम है कि मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन फ्यूचर कोई भी सेशन हो जिसका लिंक आपके पास आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें, जिससे क्या मोर देन मेंबर या स्टूडेंट हो उनको बेनिफिट मिल सके इस वेबिनार का। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Ankur sir, for your kind words. Now, two amazing panelists having rich experience in the field, who are on a mission to inspire and empower, are here with us today. CS Manvi Jain ma'am and CS Sakshi Gupta ma'am. First, I would like to invite CA Manvi Jain ma'am, who will be speaking on the topic Beyond the Books, Your Roadmap After CA Exams. Over to you, Manvi ma'am. First of all, thank you so much everyone present here. मुझे ये मौका देने के लिए स्पेशली CIRC का कि मैं अपनी बात बच्चों के सामने रख सकूं। बहुत टाइम से मैं वो इंटरेक्शन बच्चों के साथ में करना ही चाह रही थी, बिकॉज हमें एग्जाम में क्या करना होता है वो हमें हर फैकल्टी ने सिखाया, बट बियॉन्ड द बुक्स कैसे करना है वो आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है सेशन। एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी टू एवरीवन, इफ यू हैव एनी क्यूरीज प्लीज आप 2-वे कॉन्वर्सेशन रखिएगा। आप चैट बॉक्स में अपनी सारी क्यूरीज मुझे बता सकते हैं। सिंपल। सबसे पहले many congratulations to everyone present here that you have conquered the biggest exam of your life, the CA exams. Finally आप लोग फ्री हो चुके हैं, इसी के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं मानती हूँ कि एफर्ट्स को
सेलिब्रेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट आज ना कल आ ही जाएगा, बिकॉज सीए में कोई भी स्टूडेंट अगर आया है तो ये मैं मानती हूँ कि उसने अपना बेस्ट ही दिया होगा। कोई भी बच्चा बिना पढ़े सीए का पेपर देने नहीं जा रहा है। तो ऑब्वियसली आपने बहुत मेहनत की है पिछले कुछ टाइम तक, और अब टाइम आया है उसको थोड़ा सा सेलिब्रेट करने का, थोड़ा सा सोचने का कि आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है हमारे पास में 3 लेवल्स रहते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल। तीनों बच्चों को मैं एड्रेस करना चाहूंगी। शुरुआत करती हूँ फाउंडेशन से। सो बच्चा पार्टी, अभी आपका फर्स्ट स्टेज है जब आपने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया होगा। आई होप कि थोड़ा थोड़ा फील आना शुरू हो गया होगा कि हमने सीए को ऑप्ट किया या सीए ने हमको चूज किया। आगे की आपकी जर्नी बहुत स्मूथ रहे, सबसे पहले मेरी गुड विशेस आपके साथ में। आप लोगों के लिए सबसे पहली चीज मैं बोलना चाहूंगी, शुरुआत के कुछ दिन बहुत सारा रिलैक्स। ये इंटर के लिए भी है, ये फाइनल के लिए भी है। बिकॉज असली विक्ट्री आई डोंट फील सीए बनने में है। असली विक्ट्री हमारी उस लाइफ को जीने में है। जैसा हम सोचते हैं कि सीए बन गए तो लाइफ एकदम सॉर्टेड हो जाएगी, या फिर सीए ही हमारी लाइफ है, तो ये चीज गलत है। सीए इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन आप कितना खुश रहते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। इसीलिए मैं फाउंडेशन के बच्चों को तो पहली रिक्वेस्ट करूंगी, अपने शुरुआती कुछ दिन आपको करनी है बहुत ज्यादा मस्ती। इतनी मस्ती कि जब हम इंटर की पढ़ाई करने बैठेंगे तो मन में एक रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि कुछ रह गया हमारी साइड से। ओके, आगे की जर्नी थोड़ी सी टफ रहने वाली है, ये बात हम जानते हैं। तो शुरुआती कुछ दिन आप क्या कर सकते हैं पहले आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से, आप लोग एक 15-20 डेज का तो ब्रेक अपने आप को दीजिए, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। शायद आपने एक बहुत लंबे टाइम तक कोई वेकेशन नहीं मनाया होगा, बहुत लंबे टाइम तक आप कहीं बाहर नहीं गए होंगे, आपने बुक से खुद को सफोकेट करके रखा होगा, उस रूम के बाहर नहीं निकले होंगे। अब टाइम आया है कि हम फिर से खुद को कनेक्ट करें दुनिया से। एक चीज जो, क्योंकि मैं अभी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स एंड मेंबर्स के बीच में, मेरा दोनों के साथ इंटरेक्शन थोड़ा ज्यादा है, एक चीज जो मुझे नजर आई कि हमारे सीए वाले बच्चों में थोड़ा सा कम्युनिकेशन का गैप है। हम लोग बुकिश स्टडीज यानी कि अपनी टेक्निकल नॉलेज तो बहुत सारी लेकर बैठे हैं, लेकिन जब बात आती है पब्लिक स्पीकिंग की या फिर दुनिया से डील करने की, तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थोड़े से पीछे रह जाते हैं। रिक्वेस्ट रहेगी फाउंडेशन के स्टूडेंट से, अपनी दुनिया को थोड़ा सा एनलार्ज करने की कोशिश करें। आप अपनी बुक्स के बियॉन्ड जाने की सच में कोशिश करें, मिले नए लोगों से, एक्सप्लोर करें और सीखें कि आप क्या नया कर सकते हैं। रिजल्ट आपका अवेटेड होगा, और आई फील आधा रिजल्ट हमें पेपर देके पता चल भी जाता है। थोड़े से वर्ड्स उनके लिए एड्रेस करना चाहूंगी। अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वो फील है दैट यू विल क्लियर दिस टाइम, तो आप शुरू कर सकते हैं इंटर की प्रिपरेशन। ठीक है, पहले खुद को एक लंबा सा ब्रेक देना है, 10-15 दिन। आफ्टर दैट हम सोच सकते हैं, फैकल्टी चूज कर सकते हैं, एक पूरी जर्नी रेडी रख सकते हैं। आपको कोई भी हेल्प चाहिए है तो मैं उसके लिए आपके पास में अवेलेबल हूँ। कैसे आगे का लाइफ प्लान करें वो मैं आपको आराम से बता पाऊंगी। उससे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि आगे हमें करना क्या है। अपार्ट फ्रॉम इंटर आपको एक अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ भी आगे बढ़ना है। इसीलिए बोलूंगी थोड़ा सा जब आप इंटरेक्ट करेंगे, लोगों से बात करेंगे, आपके सीनियर से कनेक्ट करने की कोशिश करें। कोई सीए मेंबर्स आपके हमेशा हेल्प में रेडी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें। एंड जाने कि क्या हम नया इस फील्ड में कर सकते हैं। जानने की कोशिश करें कि क्या गलती आपके सीनियर्स ने रिपीट करी जो अब आपको नहीं करनी है। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इंटरमीडिएट के बारे में आप थोड़ा सा ना एक्सप्लोर करना शुरू अभी कर दें, ताकि हमें सब्जेक्ट्स का आइडिया लगे, हमें पता लगे कि हमें आगे कैसे सारी प्लानिंग करनी। अभी जिस लेवल पर आप हैं, आपके पास पूरा टाइम है कि आप खुद की जो भी आपकी थिंकिंग्स हैं अभी आप उसको मॉडरेट कर सकते हैं। तो वैसी ही रिक्वेस्ट मेरी रहेगी, अपने आप को बेस्ट प्रोफेशनल बनाने की कोशिश आपको करनी है। ठीक है। नंबर 2, हमारे पास में जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं हमारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स। उनके लिए कुछ अलग से बात मेरे पास। हाँ जी, डियर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पेपर दिए ना, मैं आपको फाइनलिस्ट बोल सकती हूँ अभी ना, मैं आपको फाउंडेशन। आप वो लोग हैं जो हमारी नींव रखने के जस्ट बीच में कहीं खड़े हैं। एक एक सीढ़ी या एक रोड मैप आपने पार कर लिया है, और अब हम सेकंड स्टेज पे हैं। ऑब्वियसली आपके साथ में चीजें थोड़ी ज्यादा हैक्टिक रही होंगी, ये चीज मैं समझती हूँ, क्योंकि जब मैं इंटरमीडिएट के बच्चों से बात करती हूँ तो स्पेशली मुझे समझ में आता है कि बच्चा बड़ा पजल्ड है, बड़ा डिप्रेस्ड है।
इंटरमीडिएट का बच्चा बहुत ज्यादा सोच रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि मैम हमारे साथ में क्या से क्या हो गया, फाउंडेशन कुछ और था, आर्टिकलशिप कहाँ से करें, पास हो गए तो कहाँ जाएंगे, नहीं हुए तो कहाँ जाएंगे, एक ग्रुप हुआ तो क्या करेंगे, दो ग्रुप हो गए तो क्या करेंगे। सिंपल सी बात है, अभी के लिए अब आप एग्जाम देकर आए हैं तो एक 10 से 15 दिन का गैप आप खुद को दीजिए। आराम से कोशिश कीजिए क्या नया कर सकते हैं, डांसिंग सिंगिंग जो एक्सप्लोर करना है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज, सीए के लिए आपको अपना पैशन नहीं छोड़ना है। ये चीज मुझे भी बनने के बाद में ही समझ में आई है कि ये डिग्री आपसे सेक्रीफाइस मांगती है, लेकिन अपनी हैप्पीनेस सेक्रीफाइस करना नहीं मांगती। तो आपको कोशिश करनी है कि हम जितना इंजॉय वाली साइड कर सकते हैं वो करें। Specifically to my dear students who think that they are going to clear their group 1 only, आप ग्रुप 2 की प्रिपरेशन प्लीज स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पहले हमारे पास में टाइम रहता था अटेम्प्ट देने के लिए। अभी आप लोग उस स्टेज पे हो कि आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा विद इन अ स्पैन ऑफ 2 months ओनली आपके एग्जाम वापस हैं। तो प्लीज कोशिश करें कि अगर आप कहीं भी डाइसी सिचुएशन में फील कर रहे हैं तो पढ़ाई फिर से शुरू आपको करनी है, ठीक है। आई नो अभी मैं फिर से बुक्स पे लेकर आ गई हूँ, आऊंगी मैं टॉपिक पे कि बियॉन्ड द बुक्स कैसे जाना है, बट मैं हर टाइप के बच्चे को एड्रेस करना चाहती हूँ। उसको भी जिसे लग रहा है कि मैं शॉर्ट शॉर्ट क्लियर हूँ, उसको भी जिसको लग रहा है कि मैं शॉर्ट शॉर्ट क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तो आपके लिए मेरी वही रिक्वेस्ट, अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा लो फील हो रहा है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन। एंड इन केस यू आर थिंकिंग दैट यू आर गोइंग टू क्लियर योर बोथ द ग्रुप्स, तो आपके लिए अलग एडवांटेज। सेकेंड स्टेज है हमारी आर्टिकलशिप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज। हम सब हम सब ने ये चीज तो कहीं ना कहीं देखी है कि हम बहुत वैल्यू करते हैं डॉक्टर्स की, हम बहुत वैल्यू करते हैं उन लोगों की जिनकी आर्टिकलशिप, एक बात है, रेजिडेंट डॉक्टर्स आर ऑल्सो डूइंग देयर आर्टिकलशिप। आप सीए बनकर आपको भी इस फील्ड में आना है तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है कि हम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में जाएं, हम वो काम को सीखें जो हमें एक्चुअल लाइफ में करना है। टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू सर्च फॉर देयर आर्टिकलशिप, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, अपना सीवी रेडी कीजिए। अब वो स्टेज आ गई है कि हम थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म की तरफ और आगे बढ़ेंगे। आपके सीवी में आपको एड ऑन करनी पड़ेंगी कुछ बातें कि आप क्या स्पेशल करके दे सकते हैं मार्केट में, क्या इकोनॉमी में, क्योंकि जब कल हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो हमको ये दिन चाहिए होगा कि हमारा सिलेक्शन सबसे आगे होना चाहिए बाकी सबसे। हमें कोर फील्ड में उतरना पड़ेगा अब की बात, कुछ कुछ चीजें, कुछ फील्ड्स, कुछ बातें और इससे रिगार्डिंग। जब आप आर्टिकलशिप के बारे में सोच रहे हैं तो पहले खुद को प्रिपेयर कीजिए कि कैसी आर्टिकलशिप आप स्टार्ट करना चाहेंगे। अगर मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स की बात करूं या फील्ड्स की बात करूं जहां पे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अभी वर्किंग है, तो वो फील्ड आती है टैक्सेशन एंड ऑडिट। ये वो दो फील्ड्स हैं जो हमने हमेशा से सीखी, टैक्सेशन एंड ऑडिट, जिसके लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को जाना चाहता है। अगर आप फर्म में प्रैक्टिस करने का सोच रहे हैं आगे जाके, आपका कोई प्लान है कि आपको भी अपना खुद का एक ऑफिस चाहिए, तो आप ज्वाइन कीजिए एक ऐसी फर्म को जहां आपको सारे काम सिखाए जाए, चाहे वो ऑडिट है, चाहे टैक्सेशन है, चाहे एडवाइजरी है या कंप्लायंस। हमारे पास में हर कंपनी में कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि फाइनेंस, अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, या फिर मैम आपको बेटर गाइड कर पाएंगी कि कैसे पीएसयू में आप अपने रोल्स प्ले कर सकते हैं। आगे की तरफ बहुत और फील्ड्स आपके लिए ओपन है, फाइनेंशियल एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्जर्स एक्विजिशन, बहुत कुछ। अब सवाल आता है कि चूज कैसे करें कि हमें क्या पसंद आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने पढ़ाई करी, आपने सारे सब्जेक्ट्स देखे, उनमें से चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन सा वाला सब्जेक्ट अपने हिसाब से सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर आप अपना कोर फील्ड वही रखेंगे जो आपको पसंद है तो आई थिंक आप बेटर काम कर पाएंगे। मैंने बहुत स्टूडेंट्स देखे, अभी काफियों से मेरा इंटरेक्शन भी है, पसंद बहुत ज्यादा टैक्स आ रही थी बट काम कर रहे हैं ऑडिट में, तो वो मजा नहीं आ रहा, वो फील नहीं आ रहा। अगर इंटरमीडिएट में आर्टिकलशिप में आप दुखी रहते हैं तो ट्रस्ट मी, जॉब के अंदर भी आपके साथ वही चीज होगी। इसीलिए मैं बोलूंगी अपना सीवी बहुत ढंग से प्रिपेयर करें, खुद का माइंडसेट प्रिपेयर करें कि आप किस फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। ये इसके अलावा फाइनेंस रिलेटेड या फिर इन्वेस्टमेंट, मर्जर्स रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड ऐसे बहुत से काम हैं जो आप कर सकते हैं।
मैं खुद सीए हूँ, बट मैं बहुत सारा काम सीए का फील्ड का नहीं कर रही हूँ। इसीलिए एक चीज और मुझे एड्रेस करनी थी। प्लीज डोंट थिंक कि अगर कोई सीए बन रहा है या बन रही है तो वो ओनली अपनी कोर फील्ड में ही काम करेगा। मेरा मोस्टली जो काम है जिसमें मैं सीए के अलावा भी बहुत सारे काम कर रही हूँ। यानी अगर आपका कुछ पैशन या इंटरेस्ट है तो आप उसकी तरफ भी अपना फील्ड डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है अपना काम सीखना, बट उसके अलावा भी हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप पहले वो पहचानिए कि आपका कैलिबर आपको कहाँ लेके जाना चाहता है, किस चीज में आपको ज्यादा अच्छा लगता है, क्या आपको फील देता है कि हाँ ये मेरे को लाइफ में आगे करना है, एंड देन आई थिंक आपकी लाइफ थोड़ी ज्यादा सॉर्टेड रहेगी पहले से। ठीक है। तो इंटरमीडिएट वाले मेरे स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपका वही ग्रुप का इशू चल रहा है तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं नेक्स्ट ग्रुप के लिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्रुप स्टडी या अभी ये हो चुका है मेरी साइड से कंप्लीट, तो आप शुरू कर सकते हैं आर्टिकलशिप। जहां आप रह रहे हैं वहां पे बहुत सारी फर्म्स होंगी। अगर वहां पे फर्म्स नहीं है तो आप अपनी सिटी के, अपने लोकल टाउन के बाहर भी आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। सवाल इतना सा आ रहा है कि आजकल बच्चे आर्टिकलशिप को इतना पता नहीं क्यों इम्पोर्टेंस या एम्फेसिस देना नहीं चाहते। हमें ना वो बुकिश लैंग्वेज में बंद के रहना है, हमारी आदत हो गई है कि बस किताबें पढ़ें और आगे बढ़े। ट्रस्ट मी, जब आप रियल फील्ड में आएंगे तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम योर बुक्स। इसीलिए जरूरी है प्रैक्टिकल नॉलेज को हैंडल करना। तो डियर माय इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, आप सब अभी रेडी रहिए अपनी फर्म डिसाइड करने के लिए कि कहाँ काम करना है, कैसे फाइनल की प्लानिंग करनी है, और ऐसे हमारा फील्ड आगे जाएगा। फाइनली आई हैव माय सीए फाइनल स्टूडेंट्स। सीए फाइनल स्टूडेंट्स, द लास्ट स्टेज ऑफ सीए। आप ऑलरेडी मन में सोच के बैठे हैं कि बस रिजल्ट आया और हम अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल पाएंगे। माय वेरी बेस्ट विशेस आर विद यू। आई ऑलवेज प्रे कि आप सबका रिजल्ट ही पॉजिटिव आए। जैसे ही आप सीए बन जाते हैं उसके बाद आपकी लाइफ की असली रेस स्टार्ट होगी। आपको ना सिर्फ अब अपने आप को ऑन फील्ड प्रूव करना है, बल्कि ऑन रोड भी। अगर आप किसी से भी मिल रहे हैं आज बाहर, तो हर कोई आपको वो प्रोफेशनलिज्म के साथ, वो रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करेगा। तो डियर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, अगर आपने बोथ ग्रुप्स दिए हैं एंड यू फील कि आपका एक ग्रुप भी क्लियर हो रहा है, तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आप आधे सीए तो बन ही चुके हैं। थोड़ा हमने कर लिया और बस जरा सी जर्नी बाकी, एंड देन वी विल बी अ चार्टर्ड आल्सो। आप अपने सेकंड ग्रुप की या फर्स्ट ग्रुप की, जो भी आपको लगता है कि प्रिपरेशन नहीं है, वो स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये वेबिनार में मैं एक्चुअली स्टूडेंट्स को ये एड्रेस करना चाह रही थी, इसीलिए मैं अपनी हर बात वैसे बोलूंगी जो डिलेमा एक सीए फाइनल या सीए इंटर या सीए फाउंडेशन स्टूडेंट फील करता है। तो मैं आपसे कहूंगी, अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है ना कि एक ग्रुप हो गया या नहीं हुआ, तो प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग। हमारे पास अभी इनफ टाइम है कि जैसे ही हम प्रिपेयर करें, हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपना सेकेंड या फर्स्ट जो भी ग्रुप है रिस्पेक्टिवली, वो क्लियर करके सीए बन सकते हैं। इतना टाइम है तो मैं कोशिश वही है, आप प्लीज अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें और जल्दी से सीए बने। रिजल्ट आने से पहले पढ़ने का मन नहीं करता। पेपर कैसे हुए पहले वो बताओ। निखिल, आपसे जानना चाहूंगी एग्जाम्स कैसे गए। एग्जाम्स अच्छे हुए हैं आपके? आप अभी फाइनल में हैं या इंटर में? फाइनल। तो आई फील कि बोथ ग्रुप्स आपने अपेयर किए थे। यस। क्योंकि आपको, मैम प्लीज रिकमेंड मी, 1 सेकेंड, रिकमेंड मी व्हाट डू आई डू टू लर्न अ न्यू स्किल। ओके, आई थिंक तुषार जैन यू आर एन इंटरमीडिएट। पहले लेट मी एड्रेस टू निखिल। निखिल का प्रॉब्लम है कि रिजल्ट आने से पहले पढ़ने का मन नहीं करता, विच इज वेरी ट्रू। हमने ऑलरेडी इतनी मेहनत की है तो और मैं क्यों ही पढ़ूंगी जब मुझे पता है कि क्लियर होने वाला है। सो फॉर निखिल इट्स फॉर यू। आप रिजल्ट तक वेट कीजिए। ठीक है। आपको मैं बोलूंगी, इफ यू फील योर रिजल्ट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, आप ऐसा कर सकते हैं कि यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सीवी फॉर द जॉब्स। होने क्या वाला है, जैसे ही आप सीए बन जाएंगे ना, तो बहुत जल्दी आप एक रेस में स्टार्ट होंगे जहाँ पे सब बच्चे एक साथ रेडी हैं अपने अपने सीवीज लेके। वो पीरियड हमारे पास इतना बचता नहीं है कि हम खुद को प्रिपेयर कर सके कि हाउ टू प्रेजेंट आवरसेल्फ फॉर द जॉब इंटरव्यू। अब मैं ये नहीं बोल रही कि आपको ट्रेनिंग कोई स्टार्ट करनी है या ऐसा कुछ करना है, बट मीनवाइल आपको एक अंदर से ना प्लान रेडी रखना पड़ेगा कि जैसे ही मेरा सीए क्लियर होता है तो मुझे किस फील्ड में जाना है।
आप ये सोच के रख सकते हैं कि हमारा डोमेन फील्ड क्या रहेगा, कौन सी सेक्टर में मुझे जॉब चाहिए। एज आई टोल्ड यू, बहुत सारे सेक्टर्स अभी हमारे पास में अवेलेबल हैं। कुछ अच्छे सेक्टर्स मैं बताना चाहूंगी। देखो, मर्जर्स एक्विजिशंस एंड इंसॉल्वेंसी, ये दो सेक्टर्स मैंने देखा जो अभी इंडिया में काफी अच्छा पैकेज दे रहे हैं, स्पेशली इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आने के बाद। स्टूडेंट्स अनटच रहते हैं उस एरिया में। हमने खुद को कोर टैक्स एंड ऑडिट में डाला, तो कोशिश ये करो कि जितना एक्सप्लोर कर सकते हो ना अभी फील्ड्स को, वो कर लो, ताकि यू गेट एन आइडिया कि हाँ मुझे इस फील्ड में यही काम करना है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। मैं यही बोलूंगी आपको कि आपका एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा, एंड होते ही आपको वो जर्नी में वापस जाना है। सो मीनवाइल आप लिंक्डइन पे ना लोगों से कनेक्ट करना शुरू कर सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल्स जॉब की चेक कर सकते हैं कि मैं कैसे आगे किस फील्ड में क्या करूँ, एंड स्पेशली वर्क ऑन योर पर्सनालिटी। मैं फिर से बोल रही हूँ, जब मैं आज इंटरव्यूज लेती हूँ बच्चों के, तो प्रॉब्लम आती है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट एक एमबीए स्टूडेंट के एट पार नहीं आ पा रहा। टेक्निकल नॉलेज में आप बहुत स्ट्रांग है उनसे। हमने जितनी पढ़ाई की है इंडिया में, मैं नहीं मानती कॉमर्स का कोई और कोर्स करेगा, बट हम लैग कर जाते हैं कुछ पॉइंट्स पे। हमारी पर्सनालिटी, हमारा कम्युनिकेशन, अगर इस पे आपने बहुत अच्छी मेहनत कर ली ना, तो ट्रस्ट मी, चाहे आप जॉब की फील्ड में हो, आप प्रैक्टिस की फील्ड में हो, या आप किसी भी फील्ड में हो, आप एक अच्छे स्पीकर बन के जाएंगे तो आपको हमेशा आगे लाइफ में मौके मिलेंगे। आई होप आपका डाउट रिजॉल्व है। सेकेंड डाउट मेरे पास आया तुषार जैन। Ma'am, please recommend me what should I do to learn new skill or gain knowledge in these 1-2 months. By the way, completed ITOC. Okay. तो तुषार, आई फील यू आर एन इंटरमीडिएट राइट नाउ। आपके लिए कुछ स्पेशल कोर्सेज मैं मेंशन करूंगी जो आप कर सकते हैं। सबसे पहला कोर्स जहां पे मैंने लैग देखा है एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल का कोर्स आप सीख सकते हैं, जहां पे आपको स्किल्स आएंगी थोड़ी सी एक्सेल की एडवांस लेवल। होता ये है, जब हम कोर वर्किंग में आते हैं ना, ओके, यू आर वर्किंग ऑन पर्सनल डेवलपमेंट, तो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो आई वुड सजेस्ट यू आप NISM जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको जॉब में ही जाने का मन है आगे, तो नई स्किल आप सीख सकते हैं, एडवांस एक्सेल, पाइथन, कुछ लैंग्वेजेस जो कि आपको CA कोर फील्ड से भी लिंक करा रही है। अभी आजकल प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेज है वो इंजीनियर्स के लिए नहीं जरूरी है। AI आने के बाद से चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब्स में भी रिक्वायरमेंट है कि हमको ये चीजें आती हो। तो इन केस आपको हल्का सा भी कोडिंग या उस साइड में इंटरेस्ट है तुषार, तो आप ये स्किल्स यहाँ पे सीख सकते हैं। ओके। इसके अलावा अगेन आई विल टेल यू, प्लीज फोकस ऑल ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वो आपके सबसे ज्यादा काम करेगा। आप कुछ ऐसे पॉडकास्ट एंड ब्लॉग सुन सकते हैं जहाँ पे हम सीख रहे हैं हाउ टू बी प्रेजेंटेबल इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ओके। एंड इफ यू फील दैट योर इंटर आर इज गोइंग टू क्लियर ना, तो आगे आप कर सकते हैं फाइन। बट मैं बोलूंगी क्योंकि हमारा टॉपिक बियॉन्ड द बुक्स है, तो हम इतना बुकिश बातें ना करें। ओके। एनी अदर स्टूडेंट? एक बार मुझे आप ही लोगों से बात करनी है, प्लीज अपने डाउट्स बताते जाएं। मुझे इस वेबिनार का मेन कंसर्न यही था कि मैं बच्चों से इंटरेक्ट करना चाह रही हूँ। Is LLB worth it if I'm focusing on practice after CA? Arjav, I would like to tell you कि अभी ना LLB की worth, yes, I can say that because हो क्या रहा है, LLB इतनी ज्यादा टफ टू क्रैक नहीं रहेगी आपके लिए। वैसे भी जब CA स्टूडेंट कोर फील्ड पढ़ लेता है ना, तो हमारे लिए वो इजी टू गो हो जाता है। तो इफ यू आर LLB अलॉन्ग विद CA, तो मैं आपको ये तो नहीं बोल पाऊंगी कि आप बहुत अच्छा लॉयर की फील्ड में करें या बहुत अच्छा CA अपनी जगह, LLB अपनी जगह। बट क्या होता है, जितनी सर्टिफिकेशंस एंड कोर्सेज आपके नाम के आगे एड ऑन होते हैं ना, उतना आपका, जैसे आप प्रैक्टिस में जाने वाले हैं, तो उतना आपके लिए और बेनिफिशियल रहेगा काम करना। समझो मेरी बात को, जब क्लाइंट आपके ऑफिस में आ रहा है एंड यू आर शोइंग टू देम कि आपने काफी कुछ किया हुआ है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू LLB, क्योंकि हमारे ना लॉ में, CA में एक प्रॉब्लम है कि हमारा फाइनल्स में लॉ थोड़ा सा कम हो जाता है। तो जब आप LLB साथ में कर लेते हैं ना, तो आप और अच्छे से कंसल्टेंसी साइड पे प्रैक्टिस कर पाएंगे, स्पेशली टैक्स कंसल्टेंसी। जहां मुझे लीगल एडवाइस देनी है टैक्स की, वो CA करेगा मेरा काम, लेकिन जो जितना भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है ना, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, वो मुझे LLB देके जाएगा। ज्यादा मेहनत आपको करनी नहीं है, ये मैनेज हो सकता है इजीली CA के साथ। तो आई वुड एडवाइस कि हाँ आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसके लिए।
गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन एनी कोर्स, मतलब LLB और CS और एनीथिंग जो आपको लगता है। मैंने खुद भी काफी कोर्सेज किए थे व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय CA। तो सेम आई एक्सपेक्ट कि स्टूडेंट अगर चाहे, हमारी ये एक डिग्री में इतनी क्रेडिबिलिटी है कि हम कोई भी पेपर क्लियर आराम से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Does ICI has any short course regarding LLB? There is no short course for LLB, dear Arjun. इसके लिए आपको बार बिकॉज LLBs आर ऑल टुगेदर डिफरेंट कोर्स। CA के साथ में हेल्प करेगा, बट इसके लिए कोई शॉर्टकट तो नहीं है। यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द होल प्रोसीजर। आप LLB साथ में जरूर कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक BCom। हम BCom भी मैनेज कर ही रहे हैं ना CA के साथ। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर परस्यूइंग LLB। इफ यू वांट टू वर्क ऑन द लीगल एस्पेक्ट मोर एंड यू फील कि आपको लॉयर वाला साइड या वो कंसल्टेंसी जो लीगल साइड में जा रहा है वो करनी है, तो इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट फॉर यू। Next question, please. I'm waiting. कोई और क्वेश्चन किसी का, ताकि मैं फिर कंटिन्यू करूं। कैसा भी कोई भी क्वेश्चन है, आई एम हेयर फॉर द स्टूडेंट्स ओनली। अभी आप पूछ लीजिए। जैनल ने पूछा, मैम आई हैव क्लियर्ड माय इंटरमीडिएट इन May 24 बट हैव नॉट स्टार्टेड आर्टिकलशिप, बट दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग मी मोर। Okay, you have cleared intermediate. Can I know the reason why couldn't you start articleship, Jainal Lodha? क्या हुआ ऐसा? एंड डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड यार, इट्स लाइफ। आई मीन, आप अगर एक साल लेट कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आफ्टर ऑल क्लियरिंग द एग्जाम मैटर्स एंड वो हो जाएगा। बट आई रियली वांट टू नो द रीजन कि May 24 से अभी तक व्हाई कुडंट यू स्टार्ट। ओके, एंड व्हेन कैन यू एक्सपेक्ट टू स्टार्ट इट? मतलब कब से मैं सोच सकती हूँ कि आप शुरू कर पाएंगे आर्टिकलशिप? नेक्स्ट मंथ ना? हाँ, तो डोंट वरी। अब क्या हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड दैट यू कुडंट स्टार्ट। द रीजन इज, आपके मन में शायद वो फीलिंग आ रहा होगा कि यू आर गेटिंग लेट फॉर योर CA फाइनल्स एंड ऑल। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब नेक्स्ट मंथ से भी स्टार्ट करेंगे आर्टिकलशिप, यू हैव टू जस्ट स्टार्ट वर्किंग, दैट्स इट। बाकी मैं ये आपको एडवाइस जरूर करूंगी कि आप अपनी CA फाइनल की, आई थिंक आपने क्लासेस शुरू कर दी होंगी। अगर नहीं करी है तो ये टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं CA फाइनल की क्लास लेने में। आर्टिकलशिप में जाने के बाद टाइम थोड़ा सा और कम रहेगा अपने पास, तो अभी हम उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे बाय कंप्लीटिंग एनी वन ऑफ आवर क्लासेस। मोस्टली आई वुड लाइक टू से आप FR के साथ शुरू करें। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्लास आप कर सकते हैं मीनवाइल। तुषार इज कंफ्यूज वेदर टू गो फॉर Big 4 और मिड साइज फर्म। तुषार, थोड़ा सा आपने मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछा विच इज, आई कैन से, अ कंफ्यूजिंग वन, बिकॉज दोनों के अपने अपने प्रॉस, दोनों के अपने अपने कॉन्स। मैं एक एक करके दोनों बता देती हूँ कि Big 4 का क्या फायदा है एंड मिड साइज का क्या फायदा रहता है। अगर आपको आगे जॉब करने का मन है, ओके, तो यू विल गेट वेरी क्वालिटी वर्क फ्रॉम द बिगिनिंग। इंडिया में देर आर फोर बिग फोर्स। पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। KPMG, PwC, Deloitte एंड EY। ये चार फर्म्स आई फील हर CA स्टूडेंट का ड्रीम है यहाँ पे काम करना। नाउ, अगर मैं बात करूं Big 4 की, तो आपको जो काम मिलेगा वहां पे आप ऑलरेडी थोड़ा सा ना एज पे काम कर रहे होंगे अपार्ट फ्रॉम अदर्स। आपको एक डिपार्टमेंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ऑडिट या टैक्सेशन जो भी डिपार्टमेंट रहता है, या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आपको उस पर्टिकुलर चीज को सीखने को मिलेगा। एडवाइजरी हो सकता है, फॉरेंसिक्स हो सकता है, कंसल्टेंसी हो सकता है। वर्क कल्चर पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जब आप Big 4 में जाते हैं। आर्टिकलशिप मैं जब CA फर्म से करती हूँ, मिड साइज फर्म से, तो शायद मुझे उतना चीजें सीखने को नहीं मिलता। लेकिन Big 4 मुझे कॉर्पोरेट का पूरा फील देके जाएगा, सो दैट आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड ऑल्सो मेरे लिए बहुत ईजी होगा ग्रैब करना जॉब को। ये एक फायदा मैं मानती हूँ Big 4 में जाने का है, दैट वंस यू क्लियर CA आफ्टर डूइंग आर्टिकलशिप इन Big 4 ना, तो कंपनीज आपको ऑन प्रायोरिटी पे रखती है। ऐसा परफेक्ट होगा आपके साथ कि आपका पैकेज थोड़ा सा हायर साइड में जा रहा है। अब सवाल आता है कि इसकी बुराई क्या है फिर? पॉइंट नंबर 1, Big 4 का वर्क कल्चर इतना ज्यादा इजी टू वो नहीं है। नंबर 2, आपको डोमेन एक्सपर्टीज मिलेगी, लेकिन आप सारी तरीके के काम नहीं सीख पाएंगे। इफ यू फील कि आपको ना हर तरीके का काम आना चाहिए जो एक CA जानता है,
तो वो आप नहीं कर पाएंगे बाय गोइंग टू बिग फोर। मिड साइज फर्म आपको एक्सपोजर ज्यादा देती है काम सीखने को लेके, सो दैट कल को मुझे प्रैक्टिस करनी पड़े या फिर मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कोर फील्ड क्या है, तो मिड साइज फर्म आपको सिखाएगी हर तरीके का काम, सो दैट यू कैन चूज योर ओन एक्सपर्टीज। बिग फोर आपको वो चीज को ना देके वो जो डिपार्टमेंट देंगे आप वहां पे एक्सेल करेंगे, और आप आगे आपकी जो जॉब इंडस्ट्री है ना वो कहीं ना कहीं बिग फोर को ही टच करने की कोशिश करेगी। बेसिकली जिस डोमेन में आपने काम किया उसी डोमेन में आगे भी आप काम करेंगे, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। थर्ड जो इस पे चीज आती है, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर थिंकिंग अबाउट योर फाइनल्स। इफ यू फील कि आपके लिए अभी एग्जाम क्लियर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्क इतना ज्यादा नहीं, या प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो मेरी एडवाइस रहेगी गो टू अ मिड साइज फर्म। इफ यू फील आप हैंडल कर सकते हो लाइफ में प्रेशर को एंड आपको वो रिस्क उठाने में ज्यादा मजा आता है, तो बिग फोर इज अ वन फॉर यू। थर्ड ऑप्शन इज यू कैन स्टार्ट विद बिग फोर, और फिर आप अपनी डोमेन यानी आपका जो सेम आगे वो रहेगा जॉब का, वो बिग फोर में आप कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो इट्स ऑल अप टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव, व्हाट व्हाट एक्स्ट्रा कोर्सेज do you suggest to pursue after CA, especially the courses organized by ICI, if I am focusing on practice via joining mid-size firm? Okay. ख्याति अग्रवाल ने पूछा है, how to choose the domain for articleship. I don't feel that interested in a particular domain. I just don't want too much theoretical work. ख्याति अगर आपको बहुत ज्यादा theoretical काम नहीं करना है, तो I would suggest कि आप वैसे जो भी मिड साइज फर्म्स है जहाँ पे भी आपको लगे कि क्लाइंट ज्यादा है, लाइक रिलेटेड टू ऑडिट पार्ट जिनके पास में, तो वो फर्म आप चूज कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट ऑडिट टू डू। तो आपको बार बार मौका मिलेगा बाहर जाने का। आई रियली फील आप मुझे ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको डेस्क जॉब नहीं पसंद, कि आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में एक जगह बैठ के काम करना पड़ रहा है, तो आपके लिए आई थिंक एडवेंचर्स पे जाना ज्यादा बेटर रहेगा। आप ऐसी फर्म चूज करिए जहाँ पे बैंक ऑडिट से लेकर एक स्मॉल साइज फर्म हर किसी क्लाइंट तक की ऑडिट है, सो दैट आपको एक्सपोजर ज्यादा मिले। ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गई थी ख्याति। तो यू कैन फोकस ऑन दैट फील्ड जहाँ पे आपको काम सीखने को मिले हर फील्ड का। ओके। आर्जव का क्वेश्चन अगेन है, कोर्सेज आफ्टर सीए। हमारा आईसीआई इंस्टीट्यूट ना बहुत सारे कोर्सेज कराता है। जस्ट अ सेकेंड। या सबसे पहले अगर आपको प्रैक्टिस साइड में जाना है तो आप डीसा एंड सीसा सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं। ये होता है आफ्टर सीए। ओके। अगर मैं एडिशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज की बात करूँ ना, यानी अगर आपको कोई डिग्री अपने साथ एड ऑन करनी है, तो कुछ ऑप्शंस आपके पास है। सीएफए, अगर आप फाइनेंस में बहुत इंटरेस्टेड हैं तो। सीपीए, अगर आपको कॉस्ट साइड में इंटरेस्ट है तो। एसीसीए आप कर सकते हैं। ओके, इसके बारे में मुझे बताना भी था, शायद आप लोग अवेयर नहीं होंगे। अगर आप एक सीए बनकर एसीसीए का कोर्स करते हैं आफ्टर क्लियरिंग योर सीए फाइनल्स, तो आपको आउट ऑफ 13 ओनली 4 एग्जाम्स देने होते हैं, और एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की डिग्री हमारे नाम के आगे लग जाती है। तो अभी मैं बहुत बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि अलॉन्ग विद सीए, जब आपका सीए कंप्लीट हो आप लोग एसीसीए अपेयर करें। वो डिग्री आपको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन भी देके जाएगी, एंड इट इज इजी टू क्रैक ऑल्सो। ये आप कर सकते हैं। बाकी इंस्टीट्यूट के टाइम टू टाइम ना वेबिनार्स भी हो रहे हैं, और टाइम टू टाइम अपडेशंस भी आ रहे हैं ऑन कोर्सेज। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जैसे ही आप अपना सीए का कोर्स खत्म करें आप इन फील्ड्स के अंदर डिग्री ले सकते हैं। कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं इंश्योरेंस में, रिस्क मैनेजमेंट में, इंटरनेशनल टैक्सेशन में, तो वो भी आप कर सकते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन। एंड अगर आपको फील्ड की ही बात करूं तो अभी सीए के बाद में मेनी पीपल आर आल्सो डूइंग एमबीए। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या सोचते हैं आगे, आपको किस फील्ड की तरफ जाना है, तो मैं बेटर गाइड कर पाऊंगी तुषार। सॉरी आर्जव। या मैम, जैसा कि मर्जर्स एंड एक्विजिशन आपने कहा, वहां कैसे जा सकते हैं, क्या सीखे, उसके लिए थोड़ा बताएं। ओके निखिल। सबसे पहले आते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन डोमेन के ऊपर। आप अभी सीए इंटर में हैं या सीए फाइनल में, कैन यू प्लीज मेंशन so that it becomes easy for me to guide?
फॉर गेटिंग अ जॉब इन मर्जर्स एंड एक्विजिशन। अभी होता क्या है, पहले वो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। आपको आना चाहिए वैल्यूएशन एंड फिनेंस रिलेटेड चीजें, यानी अगर आप फाइनलिस्ट हैं, एएफएम सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं और आपको इंटरेस्ट आया है उस फील्ड में, जहाँ पे आपको डील स्ट्रक्चरिंग करने में मजा आता है कि कैसे कोई कंपनी दूसरों के साथ में काम कर रही है। कुछ स्मॉल कोर्सेज होते हैं, सेबी ऑर्गेनाइज कराता है, ठीक है। लाइक वॉल स्ट्रीट प्रेप, मैं कुछ नाम बता सकती हूँ आपको। वॉल स्ट्रीट प्रेप के नाम से कोर्स है, एनएससी एकेडमी के नाम से कोर्स है, सेबी के कोर्सेज है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे आप यहाँ जा सकते हैं। अगर आप एकदम फ्रेशली क्वालिफाइड सीए हैं और फर्स्ट टाइम इसमें करियर बनाना चाहेंगे, तो आपके पास में रहेंगे एडवाइजरी बिग फोर्स के। बेसिकली बिग फोर का जो एडवाइजरी डोमेन है ना, आप जब जॉब के लिए जाएं तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट डोमेन, या फिर ट्रांजेक्शन एडवाइजरी सर्विसेज डोमेन। वहां बिग फोर के थ्रू आपको इजीली ये जॉब क्रैक हो सकता है। और इससे भी अगर मैं आगे बढ़ूँ तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले लोग मोस्टली मर्जर एंड एक्विजिशन में जाते हैं। तो आपको उस फील्ड में अपना इंटरेस्ट भी डेवलप करना पड़ेगा और अपने सीवी में शो करना पड़ेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं उस टाइप ऑफ जॉब के लिए। अगर एडिशनल कोर्सेज की बात करूँ तो आप अगेन फाइनेंस में कोई डिग्री ले सकते हैं, सो दैट आपको एक और एज मिलेगा वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट फाइनल ना, हाँ ओके निखिल, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू थोड़ा सा अपने आप को इस फील्ड में आप करें। नेटवर्किंग विल वर्क। मैं एक चीज बच्चों को सजेस्ट करूंगी यार, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल प्लीज बना लीजिए। द रीजन बीइंग, आप जितना जल्दी अपने प्रोफेशनल फील्ड के लोगों से कनेक्ट करेंगे, आईसीआई के जो इवेंट्स होते हैं जहां आपको मौका मिल रहा है कि आप लोगों से बात कर सकते हो, प्लीज जाओ और लोगों से नया सीखो। जब तक आप लोगों के पास बैठोगे नहीं ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि हमें काम कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविनाश पडियार, कैन वी अप्लाई फॉर आर्टिकलशिप इन फर्म आउटसाइड इंडिया? हाउ वी कैन डू दैट एंड विच कंट्री इज बेटर? You can apply for articleship outside India, but only in those places जहाँ पे Indian डोमेन सीए आई मीन वर्किंग है। अगर मैं बात करूं, अभी दुबई बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, एज आई हैव सीन। थोड़े बच्चे मेरे पास नाइजीरिया के भी आए थे, तो आप आराम से बिल्कुल अब्रॉड आर्टिकलशिप कर सकते हैं। पहले देखना पड़ेगा कि वहां पे कोई ऐसी फर्म है या नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन अगेन एज आई सेड दुबई आपके लिए रहेगा। यूएई जो है, आईसीआई के चैप्टर्स भी दुबई में अवेलेबल हैं या यूएई में अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर भी अपनी आर्टिकलशिप कर सकते हैं। कनाडा में अवेलेबल है आई गेस, और ऑस्ट्रेलिया में भी अवेलेबल है। मैंने जितना देखा था आईसीआई के एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में अपने पास में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, दुबई है। और सबसे ज्यादा जो बच्चा है, मतलब जो स्टूडेंट फोर्स है हमारा आर्टिकलशिप में, वो दुबई में। तो यू कैन स्टार्ट। एंड यस, नहीं, इट कॉस्टली इज ऑल अबाउट हाउ यू आर मैनेजिंग। द पॉइंट इज आपका स्टाइपेंड थोड़ा हायर साइड पे जाएगा compared to India. When you go to US या foreign ना, obviously your stipend will be higher. So it's all about how you are managing your expenses. But फिर से एक बात बोलना चाहूंगी, अगर आप सीए फाइनल क्लियर करने के बाद में बाहर जाते हैं तो आई थिंक आपको बेटर ही रहेगा। आर्टिकलशिप के लिए बाहर जाना, तो फिर यू हैव टू बी वेरी श्योर कि हम अपना फाइनल भी उसी टाइम में क्रैक करें। So it's all up to you, but my advice would be आप after clearing CA finals you can get your first job easily in any country, and फिर आप पूरी दुनिया explore कर सकते हैं without any tension. Avinash, anyone? No, it's not. And when you come to the cost ना अविनाश, तो वो cost आपका ऐसा कोई bear नहीं हो रहा है। वो again वही है कि हम कितना earn कर रहे हैं articleship में and कितना खर्चा वहाँ का, उस country का basic expense कितना आ रहा है, and that is why I suggested Dubai. थोड़ा सा एक्सपेंस वाइज बोलूँ तो सस्ती साइड पे जाएगा, इतना हमको खर्चा वहां नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम लविंग ऑल योर क्वेश्चंस। मैं इसीलिए ये वेबिनार करना चाह रही थी। मुझे प्लीज अपने जिसके जो भी डाउट्स हैं, कोई भी टाइप का डाउट है, तो आई एम देयर फॉर यू। आई एम इनटू मेंटोरिंग द स्टूडेंट्स ओनली, तो प्लीज आप मुझसे शेयर कीजिए, इट वुड बी गुड फॉर मी एंड यू ऑल्सो। आपके सारे डाउट्स को मैं आंसर करने के लिए हूँ अभी। आई एम वेटिंग। नो अदर क्वेश्चंस?
व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन। आज जब होता क्या है ना कि जितना एक्टिव आप लिंक्डइन पे रहते हैं आपकी कनेक्शंस बिल्डअप हो रहे हैं। अभी के लिए जितने भी लोग हैं मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दे आर अवेलेबल ऑन दी लिंक्डइन प्रोफाइल, यू कैन चेक द लिंक्डइन प्रोफाइल्स। अब अगर मानो मैं रेगुलरली पोस्टिंग्स कर रही हूँ या फिर मैं बहुत अपडेटेड हूँ लिंक्डइन पे, तो कहीं ना कहीं मैं जॉब सीकर्स और जॉब टेकर्स के कंट्रोल में भी रहूँ। ठीक है, मतलब कि मुझे ना वो लोग एक्सेस कर सकते हैं जो जॉब्स दे रहे हैं, और उनका एक्सेस तो है ही जो जॉब लेने वाले हैं, यानी कि हमारे जैसे और कॉम्पिटिटर्स। तो जब आप लिंक्डइन पे थोड़ा सा एक्टिव रहना स्टार्ट करते हो तो चांसेस थोड़ी सी इजी हो जाते हैं कि हमें ना जॉब इजीली मिल जाएगा। बेसिकली आपको अपनी पसंद की फील्ड की जॉब भी मिल जाएगी, प्लस यू विल गेट एन एज, क्योंकि आपकी नेटवर्किंग जितनी अच्छी होती है ना लिंक्डइन पे, तो वो भी एक आपके सीवी में एड ऑन रहता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास में बहुत सारे सीवीज आ रहे हैं बच्चों के, दे आर सेइंग कि मेरे यूट्यूब पे 10 के फॉलोअर्स हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस तरह से आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो सीवी में ऐड ऑन हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ शो कर रहा है। तो जितनी नेटवर्किंग बढ़ाओगे ना, खुद का पर्सनल ग्रोथ तो होगा ही, साथ में जब आप जॉब के लिए बैठते हो तो सामने वालों को भी ना आपका समझ में आता है कि आप कैसे कर रहे हो परस्यू चीजें। कंफ्यूज विथ डोमेन। अच्छा, डोमेन का मतलब समझ में नहीं आया तुषार आपको? देखो डोमेन का मैं, कैन वी पर्सनली कनेक्ट यू इन द फेज ऑफ आर्टिकलशिप ऑन इन प्रैक्टिस? या श्योर, यू कैन पर्सनली कनेक्ट टू मी, आई विल शेयर माई नंबर हेयर। ओके, आप लोग मुझसे आराम से बात कर सकते हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आई एम ऑलवेज देयर। माई एज आई टोल्ड यू, मेरा पूरा दिन काम स्टूडेंट्स के साथ डील करना ही है। तो बिल्कुल यू कैन पर्सनली कनेक्ट मी, आई विल लीव माई नंबर। पहले मैं तुषार का आंसर कर देती हूँ। कंफ्यूज विद द डोमेन। देखो आप जब सीए बन रहे हो ना, तो मैंने बोला वो ऑर्थोडॉक्स जो आपसे बड़े या पुराने जमाने में जो प्रैक्टिसेस हो रहे थे उनसे ज्यादा आपको करना है आगे। बेसिकली अब हमें ना उस डोमेन में बंद के नहीं रहना है। डोमेन का मतलब होता है आपका कोर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, आप किस एरिया में काम करना चाहते हो। इसीलिए मैंने बोला इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, मर्जर्स हो गया, फॉरेंसिक ऑडिट हो गया, टैक्सेशन हो गया, लीगल एडवाइजरी हो गया। इवन मैं तो कहती हूँ आप एंटरप्रेन्योर बनो ना, आप स्टार्टअप्स कर सकते हो। आज इतने सक्सेसफुल स्टार्टअप्स ये रन कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी डोमेन का पार्ट है। हमें पढ़ाया जा रहा है कोर्स में दैट हाउ टू हैंडल रिस्क एंड रिटर्न्स ऑब्वियसली। तो मैं तो बच्चों से बोलती हूँ कि वाई यू आर गोइंग फॉर ऑर्थोडॉक्स जॉब और प्रैक्टिस, आप लोग स्टार्टअप्स करो, एंटरप्रेन्योर्स बनो। डोंट बी जॉब सीकर्स, बी द जॉब गिवर्स। मार्केट में इतना नाम कमाओ अपना कि हाँ लगना चाहिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ सीए वाले काम ही नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ नया भी कर रहे हैं। तो डोमेन इज अबाउट आपकी एक्सपर्टीज। हाँ, आपका नेक्स्ट मैसेज। इफ यू आर कंफ्यूज आफ्टर गिविंग फाइनल्स, what should be your field? Like you find many fields interested. Is there any way to find after pursuing articleship and basic fields like GST, audit, etc.? Okay, Ria, if you're confused. तो रिया, एज आपका क्वेश्चन मैंने रीड किया, व्हाट आई फील इज यू हैव ट्राइड टू डू प्रैक्टिस इन ऑल दी फील्ड्स, राइट? आपने बहुत कुछ किया होगा। तो इफ यू आर कंफ्यूज्ड अमंग्स देम, तो आई वुड सजेस्ट गिव इट अ ट्राई। लाइफ में ऐसा नहीं है कि योर फर्स्ट जॉब इज गोइंग टू बी अ लास्ट जॉब, राइट? आप अपना जो जो भी आपने फील्ड्स अभी मुझे बताए उनमें से बेस्ट फील्ड चूज करो, ट्राई टू अप्लाई फॉर जॉब इन दैट मैनर। वहां आप जॉब लो, एक सर्टेन टाइम तक यू कैन वर्क देयर एंड यू कैन क्विकली स्विच ओवर अनदर। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप यहाँ सस्टेन नहीं कर सकते, आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स टू टेक रिस्क। आपकी पहली जॉब आपकी आखिरी जॉब है, ऐसा नहीं होता है। तो प्लीज आप और एक्सप्लोर करो, आप थोड़े टाइम काम करो। इफ यू फील यू आर नॉट यू नो, इफ यू फील दैट आपसे नहीं हो रहा उधर काम, यू आर नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर, आप फटाफट स्विच करके किसी और जगह जा सकते हो। ट्राई टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर। लाइफ इज हैविंग एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। और ये मैं बिल्कुल रीसेंट एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि सीए में इतनी एक्सपीरियंस है। वो जो आपको मीम से आप देख रहे हो ना कि वैल्यू नहीं है सीए का या फिर अभी जॉब्स नहीं है, लेट मी बी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास पर डे 30 to 40 कॉल्स रहते ही हैं जहाँ पे दे आर अलोंग मी जॉब और दे आर ऑफरिंग मी जॉब। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास बहुत ऑप्शंस है। बस लाइफ में एक चीज याद रखना, यू डोंट हैव टू बी सैड अबाउट एनीथिंग। लाइक ये अच्छा नहीं लगा कोई बात नहीं, हम फील्ड को स्विच करेंगे, बट व्हेन वी आर चार्टर्ड तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अपनी पसंद का काम करें। ये मेरी आप सबको रिक्वेस्ट रहेगी। नेक्स्ट, हाउ टू स्टार्ट अ गुड सीए प्रैक्टिस आफ्टर सीए।
गौरव, अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करना चाहते हैं ना, तो आपको एक एडवाइस है, पहले तो अपनी आर्टिकलशिप में बहुत फोकस करिएगा हर काम के ऊपर। अगर आपको एक अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो पहले सीखना पड़ेगा कि एक्चुअल में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैसे काम कर रहे हैं। नंबर 2, कम्युनिकेशन पे फोकस करो, ट्राई टू बिल्ड योर क्लाइंटेल। आप अपने वर्ड से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, ताकि जिस दिन आप सीए बन जाओ ना, तो आपके फ्रेंड्स सबसे पहले आपके यहाँ आए और उनके फ्रेंड्स भी आप ही के यहाँ पर आए। तो नेटवर्किंग इज अगेन अ बिग इश्यू। लोगों से जितना जाके मिलोगे, सिर्फ अपनी फील्ड के लोगों से नहीं, अगर आपको आज कोई रिक्शा वाला भी मिल रहा है ना, आई एम टेलिंग यू, रिक्शा वाला भी, आप उससे भी कुछ सीख सकते हो सकता है कोई पर्सन आपको वहां कनेक्ट कर जाए और वो आपकी आर्टिकलशिप में आप मतलब आपकी प्रैक्टिस में आपका हेल्प करे। तो जितना हो सके नए नए लोगों से मिलो और अपने बारे में उन्हें बताना शुरू करो, इट विल हेल्प यू आउट अ लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, I want to do business after becoming CA. Neither interested in job nor practice. Which domain should I choose for articleship? Also, should I go to MBA after CA or just start working on my business? Khyati, अगर आपको, if you are thinking that you have to start business only, so I think core field for you will be a normal mid-size firm. आप वहाँ से articleship करो, so that you get to learning about everything. The reason being, you told me कि आपको खुद का business start करना है, तो पहले सीखना पड़ेगा कि कैसे सारे businessmen अपने accounts handle करते हैं। ऐसी फील्ड चूज करना जहां पे बहुत सारे डोमेन के बिजनेसमैन प्रेजेंट है, ताकि हर टाइप के बिजनेस का आपको आइडिया लग जाए। कल आप अपना बिजनेस करोगे तो आपको इन्हीं लोगों के साथ में डेली बैठना होगा, तो वो रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर लो, ताकि इट विल हेल्प यू आउट। नंबर 2, यू आस्क्ड मी कि मैं एमबीए करूं या नहीं। आई फील दैट एमबीए इज मोर अबाउट दोज जो जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने सोच ही रखा है आपको बिजनेस करना है, तो आप डायरेक्ट बिजनेस पे वर्क करना शुरू करो, इट विल सेव योर टाइम। And please don't stop. I would love to see you as a good businessman. Okay, I'm waiting for that day. मैं चाहती हूँ मेरे सीए वाले बच्चे सीए छोड़ के भी बहुत नाम कमाए. If I apply for CR Chadha or SS Kothari, which domain should I choose? I'm confused. What I feel is, अगर आप ये फर्म ज्वाइन करेंगे ना तुषार, तो ये लोग आपको खुद डोमेन बताएंगे। फर्स्टली हो ये सकता है कि जब आप काम कर रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रही है डोमेन, तो प्लीज रिक्वेस्ट योर प्रिंसिपल कि वो आपकी डोमेन चेंज कर दे। स्टक नहीं रहना है, ट्राई करना है कि हैप्पीली आप अपना काम करें। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आई एम नॉट एबल टू वर्क हियर, दे विल चेंज योर डोमेन। एंड इवन आफ्टर दैट आपको प्रॉब्लम है, तो हम लोग बहुत और भी तरीके हैं जहां से वो एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। सुटेबल डोमेन्स फॉर आर्टिकलशिप, ख्याति फॉर यू, एज आई टोल्ड यू ना, आपको बिजनेस साइड पे जाना है तो आपके लिए सब कुछ रहेगा। मतलब कि आपको डोमेन स्पेसिफिक होना ही नहीं है, आपको टैक्सेशन, जीएसटी और ऑडिट रिलेटेड वर्क जो रहेंगे ना, वो हर टाइप के क्लाइंट्स को देखने की कोशिश करो। एक ऐसी फर्म चूज करो जहां पे ना आपके पास में देर आर मेनी क्लाइंट्स ऑफ मल्टीपल बिजनेसेस। लाइक उनका साइज स्मॉल भी होना चाहिए, बिग भी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या क्या कंप्लायंसेस हैं। दूसरा मैं बोलूंगी, कहीं ना कहीं वो लिस्टेड कंपनीज वाले क्लाइंट्स भी विल हेल्प यू आउट, सेबी वगैरह का थोड़ा नॉलेज आप लोग लें। एक और फील्ड में आप लोगों को बताना चाहूंगी, सेबी इज द न्यू फील्ड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। न्यू तो नहीं है, तो काफी पुराना, बट अभी बहुत हाइप में है। द रीजन मीन कि हम लोगों को सेबी के कंप्लायंसेस में बहुत अच्छा रोल हम प्ले कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, बट एकदम इग्नोर्ड फील्ड है ये। लोग सोचते हैं कि सेबी है तो सीएस का काम होगा, या फिर यहाँ पे सीए का कोई वर्क नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत जॉब ओपनिंग्स हैं, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू आईएएस एंड आईएआरएस ऑफिसर्स आपको काम सीखने को मिलेगा। मतलब आपका पे पैकेज भी जाएगा, तो यू कैन फील दैट, चूज दैट ऑल्सो। Which type of firm is better, small, mid, or big? As recently we came to know the EY case and other corporate case. This is very true कि बिग फोर का वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, बट लेट मी बी ऑनेस्ट, कुछ लोगों को ना वो प्रेशर भी पसंद आ रहा है। इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपको फील है कि आपको यही डेस्क जॉब पसंद है, आप काम कर सकते हो, तो वो चीज आपको प्रेशर नहीं देकर जाएगी। बिग फोर्स में पर्टिकुलरली प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा है। व्हेन आई कंपेयर विद अदर्स ना, वो बिग फोर का प्रेशर थोड़ा हायर साइड पे जाएगा। तो फॉर आर्टिकलशिप, अगर मैं स्मॉल की बात करूं, तो स्मॉल वाला ना आपको हर टाइप का काम सिखाएंगे। हम बुराई करके छोड़ रहे हैं कि शायद ये हमें एक्सपर्टीज नहीं देंगे कॉर्पोरेट्स का, बट ट्रस्ट मी, स्मॉल फर्म में आप जितना सीखते हो ना, उतना मिड साइज या बिग फर्म में नहीं सीखोगे। क्योंकि मिड साइज और बिग फर्म आपको डोमेन चूज करने को नहीं देती, दे विल टेल यू द वर्क यू हैव टू डू। एंड इन अ वेरी स्मॉल फर्म, स्पेशली जो बच्चा मेरा प्रैक्टिस में जाना चाह रहा है, उसको तो स्मॉल फर्म से ही शुरुआत करना है।
क्योंकि वो सीखेगा ना जब ग्राउंड रियलिटी। मैं तो कहती हूँ आप रियल बिजनेसमैन के साथ बैठना शुरू करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल सीए काम क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ अभी तक किताब या फिर हम बुक्स में थे, तो थोड़ा सा उससे बाहर निकलोगे। इसलिए मैं बोलूंगी इफ यू वांट टू गो फॉर प्रैक्टिस, आप स्मॉल फर्म देखें। बिल्कुल अगर ऐसे सोच ही रखा है कि मुझे नॉर्मल जो क्लाइंट्स होते हैं वो हैंडल करने, इफ यू वांट टू गो इन बिग फोर जॉब ओनली, तो आप ट्राई करें कि आपके आर्टिकल जो बिग फोर से हो। एंड इफ यू फील कि आपको ना सीए रिलेटेड चीजें उतनी फैसिनेट अभी नहीं कर रही हैं, आपको अपना फील्ड बाद में चूज करना है आफ्टर क्लियरिंग सीए, सो मिड साइज फर्म इज देयर फॉर यू, जहां आपको कुछ नए एक्सपोजर्स मिलेंगे। या एनी अदर क्वेश्चन? A new field for us is AI also. I hope आप सब अवेयर हो एआई के बारे में। देयर इज अ डिग्री, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, सीसा डिग्री, जो मैंने पहले शायद बताया भी था। आप वो भी कर सकते हो। इस फील्ड में पर्टिकुलरली एआई फील्ड में अगर अभी आप जाते हैं तो आपका कहीं ना कहीं और हेल्प करके आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज गाइड अस हाउ टू प्रिपेयर अ गुड रिज्यूमे। ओके आर्जा, you are talking about resume for articleship, right? Arjo, articleship or job? Which one? After CA, which means after for job. Your resume is a summary of your happenings. जो आपने अपनी लाइफ में किया ना before clearing your CA, वो सारा आपके रिज्यूम में शो होना चाहिए, which means start with your basic, that is 10th class. Yeah, I am telling, yes, it's certified information system auditor CISA. हाँ जी, तो आई वॉज ऑन द रिज्यूमे। देखो कैसा होना चाहिए अपना रिज्यूमे। बेसिकली वो जब सामने वाले के पास में जाए ना, तो वो बता दे कि आप किस फील्ड के बंदे हो और आपका क्या स्पेशलाइजेशन है। मेरे हाथ में वो सीवी आना चाहिए जो आपकी पर्सनालिटी को वर्ड्स में डिफाइन करे। आपको बोलना ना पड़े उससे पहले आपकी सीवी बोलेगा। ट्रस्ट मी, आपकी पर्सनालिटी चेक बाद में होता है, पहले आपका सीवी मेरे हाथ में आता है। और अगर मुझे सीवी इंटरेस्टिंग लगता है ना, तो आई एम गोइंग टू गिव यू जॉब, दिस इज फॉर श्योर। मुझे वो सीवी में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप दिखना चाहिए कि आपने क्या क्या किया। तो यस, ऑलवेज स्टार्ट विद क्लास 10, देन ट्राई टू राइट अबाउट योर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। कौन से ईयर में आपने कौन सा क्रैक किया। कुछ बच्चे मेरे पास में आते हैं कि मैम डज अटेम्प्ट रियली मैटर्स अ लॉट। आपने ये चीज नहीं पूछी मुझसे, आई डोंट नो आप लोगों ने ये चीज कैसे स्किप करी, बट यहाँ भी एक ऑनेस्ट फीलिंग देना चाहूंगी। आपका अटेम्प्ट मैटर करता है, यस, बट आपकी फर्स्ट जॉब तक। आफ्टर योर फर्स्ट जॉब योर अटेम्प्ट डजंट मैटर। कोई पूछेगा नहीं आपको कि आप कब सीए बने थे। इंपॉर्टेंट है सीए बनना। आप AIR 1 लाके सीए बनिए या फिर आप डॉट पास होइए, डिग्री सबको सेम मिलने वाली है। इसीलिए बच्चों से बोलती हूँ बहुत ज्यादा प्रेशर लेके मत पढ़ो, बहुत ज्यादा अटेम्प्ट मत करो। आपकी फर्स्ट जॉब में सच में वो शायद आपको सेलेक्ट करेंगे उस बेसिस पे कि हाँ, हो सकता है स्टार्टिंग पैकेज थोड़ा लो चला जाए कि भाई अटेम्प्ट लग गया, बट इफ यू प्रूव योर सेल्फ इन द फील्ड, आप काम कर रहे हैं और आप प्रूव कर पा रहे हैं ना कि आप बेटर हैं एक उस इंसान से जिसका ग्रुप मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू अलॉट। बहुत मजा आएगा आपको। अपने आप को खुश रख के पढ़ा करो बस। दिस इज ऑल आई वांट फ्रॉम यू। आई फील कि मैम का टाइम आई हैव टेकन अ लॉट, शी आल्सो हैज टू स्टार्ट। सो किसी का कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो 1-2 मिनट में प्लीज लेट्स फ्री इट अप। If someone has no, if you have just got passing marks, na, don't mention it in resume, just write it that I have cleared it in this year. For example, if I have cleared in May 24, तो मैं लिख दूंगी वहां पे May 24। I don't have to mention the number of attempts. आपको अपनी साइड से नहीं बताना है कि आपको अटेम्प्ट लगा या नहीं लगा। इट्स ऑल अप टू देम, वो उनको देखने दो। खुद से आपको अपना सीवी वैसा नहीं करना होता। सो प्लीज डोंट मेंशन योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। कि okay, this is a very big irony. Currently, I don't have my LinkedIn ID. Basically, I have deactivated it. अभी मैं इस पे present नहीं हूँ. I'll share my number so that you can connect to me. I was having that social media detoxification, तो मैं अभी Instagram, LinkedIn, I have deleted everything. I'm not available anywhere.
I am only available on my personal number. So I will share it with you. I'm very happy to help you out. Okay, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बात करके. और कोई बच्चे, anyone जिसको और कोई डाउट है regarding your future or present? No? Okay, thank you so much everyone. Thank you. Thank you, Manvi ma'am, for your kind words. You talked. Animesh, you have muted it. Mute हो गया गलती से. Yeah. Thank you so much, Manvi ma'am, for your kind words. You talked about various things, right from foundation exams to final exam. You solved many doubts for CA students. I would like to invite CA Shakshi Gupta ma'am, who is going to speak on understanding CTC and salary and benefits in PSU for chartered accountants. Without wasting your time, I would like to invite CA Shakshi ma'am. Thank you, Animesh ji. Am I audible to you? Hello, is it audible? Yes. Okay. Hello, ma'am. Ma'am, thank you for every guidance which you've given to the CE aspirants. It was a really a very good session. Hope that all the students will get benefited by whatever information you have shared with them. So, hello everybody. And I just want to welcome all the aspiring chartered accountants over here who have joined on this webinar. So basically, my topic will be understanding about the public sector enterprises, what all pay structure they are giving to the aspiring chartered accountants, the finalists, I mean to say, the people who have cleared the CA. So first of all, I just want to say that public sector enterprises, they recruit CAs only on the basis of the national examination, which is conducted nationwide. So the CAs who have just cleared or who are having experience, they are eligible according to the eligibility criteria, which is being displayed on the advertisement. Okay, somebody wants me to speak in Hindi. I'll cover in Hindi. हाँ जी, तो PSUs में आपको जॉब जो है अभी पहले होता था कैंपस प्लेसमेंट से, अभी जॉब हो रहा है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल एग्जामिनेशन. तो जो भी है जो आपका जो भी आप एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम के लिए. डिफरेंट PSUs अपना एडवर्टीजमेंट्स निकालते हैं जो कि ऑनलाइन आपको अवेलेबल रहते हैं, एज वेल एज उनकी पर्सनल वेबसाइट्स पे भी रहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की. वहां पे आप लोग देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट्स एंड अकॉर्डिंगली आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा and then afterwards there will be group discussions as well as the interview, and on that basis the job aspirants get selected into any PSU. So my topic will be basically dealing with central public sector enterprises. So I just want to tell the students that there are public sector enterprises which are state owned as well as central owned. दो तरह के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं, एक स्टेट जो कंट्रोल करता है, एक होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. तो हम यहाँ पे आज जानेंगे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में क्या पे स्ट्रक्चर रहता है, क्या क्या पर्क्स एंड अलाउंसेस अदर देन सैलरी हम लोग को मिलता है, वो हम लोग सब जानेंगे इसमें. सबसे पहले मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी. आई एम साक्षी गुप्ता and I am 2015 pass out, and I'm currently working as a deputy manager finance in Coal India Limited, which is a Maharatna company. And Coal India Limited का basically काम होता है कोयला निकालना, mining of coal. And as you all know कि हम लोग कोयला से ही बिजली बनती है, तो it is a core company which is basically engaged in production as well as mining of coal. So let's start the presentation. I'm going to share my screen. In case the screen is not visible, people will tell me. Okay. Is the screen visible to everybody? Is the screen visible? Yes, ma'am. Okay.
In case you people are having any kind of doubts and questions, you can just drop it in the chat. We'll see to it. Okay, I'll also share my pay scale as well. As I'm working as a deputy manager, I'll be sharing everything. Okay, so let us start. The topic will be understanding CTC. CTC stands for cost to the company. So there's a difference between cost to the company and enhanced salary. और उसके बाद हम जानेंगे उसके अलावा क्या बेनिफिट्स होते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस देती है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को. Just a second. So first we need to understand what is a public sector enterprise. So देखिए हमारे कंट्री में 3 तरह के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं जिसको कि डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ उनका टर्नओवर कितना रहेगा, नेटवर्थ कितनी है और उनका पैट कितना है. विजिबल है ना आप लोगों को? महारत्ना कंपनीज जो होती है, महारत्ना कंपनीज होती है जिनका मैक्सिमम टर्नओवर रहता है, बहुत ज्यादा उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी दी जाती है. जैसे अपना हो गया ओएनजीसी हो गया. ओएनजीसी आपको पता होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन. एनटीपीसी हो गया. कोल इंडिया भी एक महारत्ना कंपनी है. देन इट इज आईओसीएल. नेक्स्ट हम बात करते हैं नवरत्ना कंपनीज की. नवरत्ना कंपनीज को मॉडरेट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाती है. ये लोग बेसिकली स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं. जैसे अभी आप जब हमारा अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें आपने एचएएल के बारे में बहुत सुना होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. ये भी एक नवरत्ना कंपनी है. फिर नेक्स्ट कैटेगराइजेशन होता है मिनी रत्ना कंपनीज का. मिनी रत्ना कंपनीज होती हैं आपका स्मॉलर प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेस, जैसे आईआरसीटीसी हो गया या बीएसएनएल हो गया. और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस से गवर्न होती हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है. और डीपीई जो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ही सारी पॉलिसीज और गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करती है किसी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को चलाने के लिए. एंड देन आपको बताया जाएगा कि हमारा पे स्ट्रक्चर क्या रहेगा कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में. अगर हम लोग काम करेंगे तो क्या उसका पे स्ट्रक्चर रहेगा, क्या बेसिक रहेगा, क्या एचआरए रहेगा, क्या पर्क्स रहेगा, और पर्क्स के अलावा भी कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं उसको भी आपको बताया जाएगा. कोई भी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज तो उसको एज मैनेजमेंट ट्रेनी ही हायर करती है. मैनेजमेंट ट्रेनी का पे स्केल रहता है 50,000 रुपीज. पे स्केल 50,000 रुपीज का क्या मतलब होता है? पे स्केल 50,000 रुपीज का मतलब होता है कि आपका बेसिक रहेगा 15,000. बेसिक 15,000 रहेगा तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि आपका बेसिक पे स्केल 50,000 रहेगा, उसके ऊपर आपको सारे अलाउंसेस मिलेंगे. जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे आपको क्या क्या अलाउंस बेसिक होता है. आपको मैंने यहाँ स्क्रीन में शेयर किया है. E1 है, E0 आजकल बंद हो गया है, ये पहले का स्ट्रक्चर है. E0 से अभी कोई भी एक सेकेंड, इज इट विजिबल ना? इज इट ऑडिबल? Am I able to? Yes, ma'am, you are audible. No, is the slide being like it is sharing? Screen is being shared. It is visible, ma'am.
Okay. So we have the basic pay structure that is starting from E0, E1, and E2. So nowadays, management trainees are being hired at E2 level, and thereafter they get promoted to E3, E4, and E5. So we have probation period here for 1 year. Like if you get recruited at E2 level, उसके बाद आपका 1 साल के बाद में E3 ग्रेड में आप शिफ्ट हो जाता है. तो मैनेजमेंट, निखिल इज आस्किंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है. मैनेजमेंट ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आप एज अ ट्रेनी रिक्रूट होते हैं. जैसे ही आपको सीपीएससी रिक्रूट करती है, आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पे ही रिक्रूट करती है. उसका बेसिक रहेगा जो मेंशन है आपको स्लाइड में. उसके बाद में 1 साल की प्रोबेशन पीरियड रहता है. उसके बाद में आपको प्रमोशन किया जाता है, एंड देन यू बिकम E3, that is assistant manager. Is it clear, Nikhil? So after that, बेसिक के बाद में हम लोग देखेंगे और क्या क्या चीजें मिलती हैं. देखिए, बेसिक के बाद हमको मिलता है डियरनेस अलाउंस. डियरनेस अलाउंस इज बेसिकली दैट अलाउंस विच इज डिपेंडेंट ऑन द इन्फ्लेशन रेट. आपका जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन होता है, WPI होता है, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट हर क्वार्टर के बाद में एक ऑर्डर निकालती है जिसके बेसिस पे आपका डियरनेस अलाउंस वेरी करता है. If the inflation is on the positive side, the DA gets enhanced. If the inflation gets reduced, the DA gets on the downside. तो आपका DA एक certain percentage of basic आपको मिलता है as DA. उसके बाद में आपको बेसिक के ऊपर ही हाउस रेंट अलाउंस मिलता है. अब आप पूछेंगे हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है. हाउस रेंट अलाउंस होता है जहां पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अपने एम्प्लॉयज को क्वार्टर अगर नहीं दे पा रही है, कहीं कहीं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में क्या होता है, उनके पास अपना एक अकोमोडेशन होता है, अपनी कॉलोनी होती है. जितनी बड़ी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, बी इट PGCIL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ONGC हो गया, या IOCL हो गया, या हम जिसमें मैं काम करती हूँ कोल इंडिया हो गया, उनकी अपनी कॉलोनीज होती है हर जगह. तो इफ द क्वार्टर्स आर अवेलेबल, एम्प्लॉयज आर अलॉटेड द क्वार्टर्स, एंड इन केस अलॉटेड नहीं कर पाती है कंपनी क्वार्टर्स को, तो कंपनी एम्प्लॉयज को HRA देती है. एंड HRA डिपेंड्स ऑन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कि आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या रहेगा. HRA बेसिकली सिटी पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है. आपका कौन सा सिटी में पोस्टिंग हुआ उसके हिसाब से आपको HRA मिलेगा. लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटी हैज अ हायर HRA rate as compared to tier 2 and tier 1 cities. Now, so we have talked about basic, and over and above basic we get dearness allowance, और dearness allowance के अलावा हमको मिलता है HRA, and all these components are dependent on basic. And the last thing we get is we get perks and allowances. So perks and allowances are 35% of basic. So I'll be taking an example and I'll be showing कि कितना कितना components कैसे कैसे रहता है. सबसे पहले I'll be taking to you I'll be taking to another slide. See, here I have written that components of basic, other than basic, IDA is being given, which is currently 48.70% of basic. And then perks and allowances are given, that is 35% of basic. And other than perks and allowances and DA, they also give HRA, जो कि होता है 8, 16 और 24% depending on the place of posting of the employee. तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. नॉट ओनली आपको बेसिक मिलेगा, आपको DA भी मिलेगा, आपको HRA भी मिलेगा, आपको पर्क्स भी मिलेंगे. तो ये सब कंट्रीब्यूट करके आपका बन जाएगा ग्रॉस अर्निंग. आपको मैं एक एग्जांपल सबसे लास्ट में बताऊंगी कैसे आपका क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, विद अ प्रॉपर एग्जांपल कि एक एम्प्लॉय अगर फ्रेश एम्प्लॉय आता है तो उसको क्या इन हैंड सैलरी मिलती है, क्या उसका ग्रॉस बनता है, क्या उसका डिडक्शन होता है. सो इज दिस क्लियर? अब उसके बाद is this clear that what are perks and allowance? Now we're coming to perks and allowances. Now perks and allowances में बहुत सारी PSUs क्या करती हैं, आपको पैसा देती हैं लैपटॉप खरीदने के लिए, आपको पैसा देती हैं आप स्पेक्स ले सकते हो. So every organization, public sector organization, has a policy related to laptop, purchase of laptop. Employees are given money to purchase a laptop on behalf of company, और वो लैपटॉप
आपको यूज करने के लिए दिया जाता है, से फॉर एग्जाम्पल 3 years और 5 years. एवरी कंपनी इज हैविंग डिफरेंट पॉलिसी कि आपको 3 साल के लिए चश्मा लेना है, चश्मे की भी पॉलिसी है, चश्मे का भी पैसा आपको कंपनी रिम्बर्स करती है. अदर देन चश्मा एंड लैपटॉप, एम्प्लॉइज आर हैविंग द फैसिलिटी ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स. और सबसे अच्छी और खास बात पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में काम करने की ये है, आपको मेडिकल बेनिफिट्स अपना नहीं, आपके स्पाउस का भी मिलेगा, प्लस आपके डिपेंडेंट्स का भी मिलेगा. डिपेंडेंट्स आर योर पेरेंट्स as well as your children. So these are some benefits which are being provided to all the employees who are working in a public sector enterprises. So I'll be sharing the slide कि क्या क्या benefits मिलते हैं public sector enterprises में काम करने के लिए over and above आपका basic perks और DA और HRA. उसके अलावा क्या क्या benefits मिलते हैं वो हम लोग समझते हैं एक एक करके डिटेल में. So the first one is unlimited medical benefits for self and dependents that I've already cleared कि आपको medical benefits मिलेंगे. देखिए कई कई public sector enterprises का क्या होता है ना, उन लोग के खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं, वो लोग डॉक्टर्स को भी हायर करते हैं, उन लोग खुद के डॉक्टर्स होते हैं. आप वहां कंपनी के हॉस्पिटल में दिखाइए, उसके बाद में आप उसको दवाई अगर आप बाहर से परचेज करते हैं या से फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिकल टेस्ट आप बाहर करवाते हैं, तो उसका जो पैसा होता है वो आपको अपना एम्प्लॉयर रिम्बर्स कर देता है. नेक्स्ट आपका होता है कि आपको जो मैंने बताया कि सेल्फ का तो मिलता ही है, प्लस आपके डिपेंडेंट्स का भी मेडिकल बेनिफिट मिलता है. एंड दैट टू द बेस्ट थिंग इज इट इज अनलिमिटेड. अगर आपको कोई मान लीजिए कोई टेस्ट करवाना है या कोई बहुत बड़ी मेडिकल कुछ केस हो गया है, देन यू कैन for sure go for it, and the whole amount gets reimbursed by the employer. And then I talked about the spectacle reimbursement which has been given by many PSUs for certain period. होता है ये भी, जैसे से फॉर एग्जांपल एक आप स्पेक्स ले लीजिए, एक सर्टेन लिमिट होती है कि इतना लिमिट आपको दिया गया है, उससे आपको चश्मा लेना है, and that will be valid for 2 years or 3 years. After that the limit gets renewed, that is कि आप उसके बाद में और ले सकते हैं. नेक्स्ट आपका ड्यू हो जाता है. द सेम गोज विद लैपटॉप अलाउंस. A certain fixed amount is being given. कहीं पे 70,000 है, कहीं पे ये अमाउंट 1,20,000 है, वो आपको दिया जाता है कि आप लैपटॉप परचेज कर सकते हैं आफ्टर एवरी 3 years. The next is uniform allowance. Now what does uniform allowance means? So uniform allowance basically means कि आपका एक certain uniform code रहता है ऑर्गेनाइजेशन में. यूनिफॉर्म कोड पास बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक डॉक्यूमेंट रहता है, उसके हिसाब से आपको यूनिफॉर्म पूरा आपका उसको फॉलो करना है, कोड ऑफ यूनिफॉर्म को. एंड फॉर दैट कंपनी पेज फॉर परचेज ऑफ यूनिफॉर्म, दैट इज द यूनिफॉर्म अलाउंस. नाउ व्हाट इज ट्रैवलिंग अलाउंस? लाइक जब हम कभी भी जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो कंपनी आपको कहीं टूर पे भेज सकती है, कहीं ट्रेनिंग पे ही भेज सकती है. फॉर दैट द कंपनी pays each and every expenditure which an employee incurs, like airfare हो गया, अगर आप कहीं फ्लाइट से जा रहे हैं तो उसका कंपनी रिम्बर्स करेगी, अगर आप कहीं होटल में स्टे कर रहे हैं तो उसका भी कंपनी रिम्बर्स करेगी. तो ये सब कुछ कुछ फायदे हैं जो आपको एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में काम करने पे मिलते हैं. नेक्स्ट वी कम टू लीव एनकैशमेंट. नाउ व्हाट डज लीव एनकैशमेंट मींस? कहीं पर भी हम काम करेंगे तो हमको सर्टेन सेट ऑफ लीव्स मिलती हैं. से फॉर एग्जांपल कैजुअल लीव मिलती है, आपको कम्यूटेड लीव मिलती है, जिसको कहीं जगह सिक लीव भी बोलते हैं. एंड वन स्पेसिफिक लीव विच इज गिवन इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, अर्न लीव. अर्न लीव का मतलब होता है कि ऐसी लीव अगर आप उस लीव को ले लेते हैं मतलब है अगर आप उसको यूज कर लेते हैं तो वो खत्म हो जाएगी, और अगर आप यूज नहीं कर पाते हैं तो आप उसको एनकैश करवा सकते हैं, लिमिटेड टू अ सर्टेन लिमिट. तो ये भी एक फैसिलिटी है, ये भी एक मॉनेटरी बेनिफिट है विच इज गिवन to the PSU employees. Then comes the house building loan. Now house building loan का मतलब होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का हाउसिंग पर्पस के लिए लोन लेना चाहता है तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज उसको भी सैंक्शन करती है. बट अगेन इट इज अ रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट. ऐसा नहीं है कि आप जितना मांगोगे उतना मिल जाएगा. तो इट इज रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट. एट प्रेजेंट इन कोल इंडिया इट इज 30 lakhs, कहीं कहीं उसको 50 lakhs 60 lakhs भी कर रखा है in different PSUs. And then other benefit includes club membership. Every organization, every central public sector organizations, they have their own clubs. उसका आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है. एंड उसके अलावा आपकी जो कैंटीन्स होती हैं, जो कैंपस में कैंटीन्स हैं,
उसमें आपको लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जो है सब्सिडाइज रेट पे मिल जाता है. दीज आर फ्यू बेनिफिट्स विच आर बीइंग गिवन टू अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. सो एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगी, आपको बेसिक मिलेगा. आपके पर्क्स के बारे में बात कर रहे हैं, पर्क्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्लस आपको जो बेसिक कंपोनेंट्स है, बेसिक कंपोनेंट से मिलेगा. बेसिक जो डिपेंड करेगा आप किस पे स्केल में रिक्रूट होके आते हैं. देखिए, एक होता है एंट्री लेवल रिक्रूटमेंट, एक होता है लेटरल रिक्रूटमेंट. एंट्री लेवल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि आप जस्ट बिगिन ही कर रहे हैं एज अ फ्रेशर. ओके, आप बिगिन कर रहे हैं एज अ फ्रेशर. तो एज अ फ्रेशर में आपका रहेगा एज E2, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जिसका बेसिक रहेगा 50,000. अगर आपका लेटरल वैकेंसी है, जैसे अभी अगर आप चेक भी कर सकते हैं, BPCL, आई गेस, यस, BPCL ने लेटरल वैकेंसी निकाला है फॉर CAs who are having 14 years of experience. तो 14 years of experience है तो आप हायर ग्रेड में जाएंगे, E6 और E7, in the grade of senior manager or as a chief manager. Okay, and some PSUs also recruit in the ranks of general managers and director of finance. Director of finance का recruitment अलग तरीके से होता है, वो DPE guidelines के हिसाब से होता है, तो वो एक अलग चीज है. अभी हम लोग फ्रेशर्स की बात कर रहे हैं. एज अ फ्रेशर आपका रिक्रूटमेंट होगा एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी E2 grade में with a basic of 50,000, and over and above 50,000 you'll be getting IDA, that is industrial dearness allowance. Then you'll be getting perks and allowances at the rate of 35% off basic, and then you'll be getting, if you are residing in the company quarters, you're not getting. अगर आप company quarters में नहीं रहते हैं, company quarters allot नहीं होते हैं, तो आपको मिलेगा HRA. वो मैंने आपको बता दिया है, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग के हिसाब से डिपेंड करता है. अगर आपकी मेट्रो सिटीज में पोस्टिंग होती है, लाइक होता क्या है ना, देखिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती है, बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस. अभी मैं सिर्फ महारत्नास की बात कर रही हूँ, जैसे आपका ONGC हो गया, गेल हो गया, कोल इंडिया हो गया. ये लोग बहुत ज्यादा हमारी कंपनी की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये लोग कोर काम भी करते हैं. BPCL काम देखिए आप, पूरा पेट्रोलियम क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन. अगर हम बात करें यहाँ गेल का, नेचुरल गैस, कोल इंडिया का, कोयला माइनिंग. सो दीज कंपनीज आर हैविंग मोनोपोली इन इंडियन मार्केट. अब कोल इंडिया है, कोल इंडिया ही मेजोरिटी कोल एक्सट्रैक्ट करती है. अगर हम बात करें ONGC की, तो ONGC ही मेन काम करती है हमारे कंट्री में इन द फील्ड ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन. तो ये कंपनीज जो होती हैं, इन कंपनीज का जो यू कैन से एरियाज और प्लेस ऑफ पोस्टिंग्स बहुत रिमोट लोकेशंस भी होती हैं. तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी होगी. ये नहीं है कि अगर आप रिक्रूट होके आए तो आपकी हमेशा पोस्टिंग हेडक्वार्टर्स में रहेंगी. ऐसा पॉसिबल नहीं है. हेडक्वार्टर्स ऑल्दो अच्छी सिटीज में होते हैं, Tier 2 या फिर मेट्रो सिटीज में होते हैं, बट सबकी पोस्टिंग तो Tier 2 और मेट्रो सिटीज में नहीं हो सकती है. तो बहुत से लोगों की पोस्टिंग ऐसी जगह भी हो जाती है जो कि बहुत रिमोट है, जहां कोयल माइनिंग होती है या जहां से कोल एक्सट्रैक्ट होता है. तो उसके लिए भी अगर आप PSU में इंटरेस्टेड हैं, तो उसमें उस चीज को भी हम लोग को दिमाग में रखना है कि वी आर रेडी टू फेस ऑल दी ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स, जैसा भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है. देखिए, नो डाउट बेनिफिट्स मैंने आपको बताए बहुत सारे हैं. मेडिकल फैसिलिटीज में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है. that is unlimited not only during the service and post service भी medical benefits are unlimited. बस difference इतना ही होता है कि post retirement medical benefits सिर्फ आपको और आपके स्पाउस तक लिमिट हो जाते हैं, बच्चों का नहीं मिलता है. बट when you are in service आपको medical benefits अपना मिलेगा, स्पाउस का मिलेगा. if the spouse is dependent on you, पेरेंट्स का मिलेगा. if the parents are dependent on you, and आपके बच्चों का मिलेगा if the बच्चे are dependent on you. अभी तो आपके बच्चे की बात नहीं करनी चाहिए, बट आई एम जस्ट टेलिंग इन जनरल कि बच्चों का भी मिलता है. एंड एज एनलिस्टेड इन दिस स्लाइड आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि ये सब बेनिफिट्स हैं. मेडिकल बेनिफिट्स हैं, स्पेक्टिकल रिम्बर्समेंट है. स्पेक्टिकल रिम्बर्समेंट का भी एक आपको स्लैब्स है कि इस डेजिग्नेशन को, इस ग्रेड को इतना अमाउंट मिलेगा, इस डेजिग्नेशन को लाइक E2 को कम अमाउंट मिलेगा, 20,000, E3 30,000, E4 50,000, लाइक दिस. और चश्मा आप उसको इतने अमाउंट का ले सकते हो, दैट इज मैक्सिमम सीलिंग, उससे कम का भी ले सकते हो. देन लैपटॉप अलाउंस, यूनिफॉर्म, ट्रैवलिंग. देन कम्स टू लीव एनकैशमेंट. आई हैव ऑलरेडी शेयर. लीव एनकैशमेंट का भी बहुत हैंडसम मिल जाता है रेम्यूनरेशन, क्योंकि लीव एनकैशमेंट का आप जितनी भी लीव्स रहती हैं पेंडिंग अप टू अ सर्टेन लिमिट उसको एनकैश करवा सकते हो इन केस यू हैव नॉट यूज्ड इट. हाउस बिल्डिंग एडवांस भी हैंडसम अमाउंट है, लाइक 30 lakhs हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है, बट इन IOCL इट इज 60 lakhs.
Now, so next we'll be understanding कि हम लोग का जो पे स्ट्रक्चर है वो बनता कैसे है, होता कैसे है। उसके लिए मैं आपको स्लाइड शेयर कर रही हूँ। देखिए होता क्या है ना कि जो सीपीएससीज हैं उनका आपको मैंने बताया डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस होता है, वही सारी गाइडलाइंस पॉलिसीज फॉर्मुलेट करता है। अब डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या करता है, पे रिवीजन कमेटी बनाता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का पे रिवीजन हर 10 years में होता है एंड इट इज बेसिकली अ रेप्लिका ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल पे कमीशन होता है। तो होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल पे कमीशन जो आज की डेट में 7th सीपीसी आप लोगों ने सुना होगा, 7th पे कमीशन अप्लाई होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, जो कि हर 10 years में रिव्यू होता है, रिवाइज होता है। और हर 10 years में उसका वो लोग बेसिक वगैरह सारे इमोल्यूमेंट्स जितने भी मिलते हैं एक पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय को, वो लोग रिव्यू करते हैं। सीपीसी जो होता है वो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज को, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का। ये लोग हर 10 years में अपना पे कमीशन रिवाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं, उस हिसाब से ये लोग अपना पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उसी को ही रेप्लिकेट करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस पे रिवीजन कमेटी बनाता है। वो भी हर 10 years में ही होता है, बट बेसिकली पे रिवीजन जो होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में वो सीपीसी के बेसिस पर ही होता है। तो इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू से कि सीपीसी का ही रेप्लिका पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का पे रिवीजन रहता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का पे रहता है मोर और लेस उतना ही पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का भी रहता है। बट डिफरेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बाकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, दोनों में डिफरेंस होता है, बट इन पे मोर और लेस दे आर बोथ आर सेम। सो अभी तक हमने पढ़ा कि अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे पैसा मिलता है पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज को, क्या क्या कॉम्पनसेशन मिलते हैं, क्या लो। ओके, आई हैव सम क्वेरीज, आई जस्ट वांट टू रिजॉल्व फ्यू ऑफ देम। व्हाट एग्जाम्स कैन वी राइट टू जॉइन गवर्नमेंट जॉब आफ्टर सीए। देखिए सीए के बाद में गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो आपको वही बोला है मैंने कि एडवर्टीजमेंट्स आते हैं टाइम टू टाइम। आप बहुत सारी वेबसाइट्स है, सरकारी जॉब .com, ये सब वेबसाइट्स हैं, उसको सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही नोटिफिकेशंस आते हैं तो वो लोग आपको मेल पे भेज देते हैं। तो आप उसको देखिए, आप जिसमें एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से उसको आप फिल करिए, एनरोल करिए खुद को। और उसके बाद एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डेट फिक्स दी जाएगी, उसमें आप जाइए। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका जीडी होगा, इंटरव्यू होगा एंड देन you'll get the appointment letter on the mail itself कि हाँ जी आपका शॉर्टलिस्ट हो गया है। हाँ जी निखिल का जस्ट अ सेकेंड। ओके, निखिल, यस निखिल, निखिल का क्वेश्चन है क्या कोल इंडिया का हॉस्पिटल है। यस, कोल इंडिया इज अ महारत्न कंपनी, आई वुड लाइक टू से वंस अगेन। उसकी 7 सब्सिडरीज हैं, 7 सब्सिडरीज हैं, अलग अलग जगह सब्सिडरीज हैं, हर सब्सिडरी का अपना हॉस्पिटल है। लाइक मैं जिस सब्सिडरी में हूँ, कोल इंडिया की 7 होल्ली ओन सब्सिडरीज हैं, मैं जिस सब्सिडरी में हूँ वो है सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो कि रांची में जिसका हेडक्वार्टर्स है। रांची रांची में इसका हेडक्वार्टर है, और हमारे पास रांची में भी बहुत एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर्स हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, अगर कुछ होता है तो यू कैन कंसल्ट देम, कंसल्टेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एज वेल एज वट एवर मेडिसिन दे प्रिस्क्राइब। अगर आप बाहर से लेते हैं ऑन प्रोडक्शन ऑफ द कैश मेमो ऑफ द medicines, you get the reimbursement from the company itself. So it's a facility, and if the facility is not available in the hospital of the Coal India, तो आपको रेफरल का भी फैसिलिटी है। इसका क्या मतलब होता है, मान लीजिए कि कुछ ऐसा केस हो गया जो कि यहाँ का डॉक्टर डील नहीं कर पा रहा, या डॉक्टर को लगता है कि इस पेशेंट को कुछ लाइक फर्दर कहीं बाहर भेजना है, एम्स भेजना है या वेलोर, कुछ स्पेशलाइज बीमारी हो गई पर कहीं बाहर भेजना है, तो दैट ऑप्शन इज अवेलेबल ऑल्सो ओवर हियर। जब आपको डॉक्टर बाहर का रेफर कर देता है तो आप बाहर भी जाके उसको दिखा सकते हैं, एंड फुल कॉस्ट इज बीइंग ओन्ड बाय द
कंपनी itself. ओके, लोन इंटरेस्ट फ्री मिलता है? नो नो नो। जो हाउस बिल्डिंग लोन की मैंने बात की, देखो हाउस बिल्डिंग लोन के अलावा यहाँ फर्नीचर लोन भी है। फर्नीचर लोन क्या होता है? फर्नीचर लोन अपने घर में फर्नीचर खरीदने के लिए, उसका अमाउंट बहुत नॉमिनल है, 4-5 लाख का है। और आपका हाउस बिल्डिंग लोन जैसे कोलिंडा मैंने बोला 30 लाख है। उसका रेट जो होता है सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। सब्सिडाइज रेट जो आपको एसबीआई का रेट है, अदर बैंक का रेट है, उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है उसमें। और हम लोग का जो इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन होता है बैंक्स में, वो जिस तरीके से होता है वो उस तरीके से पीएसयूज में नहीं होता। वो पहले पीएसयूज में क्या होता है, पहले जितना रिकवरी करना होता है, पहले प्रिंसिपल से रिकवरी होता है, उसके बाद फिर इंटरेस्ट कंप्यूट होता है। वेराज अगर हम बैंक्स की बात करें, बैंक्स में क्या होता है, पहले वो ह्यूज जो भी क्लोजिंग बैलेंस रहता है उसमें वो लोग पूरा इंटरेस्ट कंपोनेंट ले लेते हैं, बट वैसा यहाँ केस नहीं होता। तो इट गेट्स बेसिकली आई वांट टू से कि ये बहुत चीप पड़ता है आपको इन टोटालिटी। अगर आप देखेंगे, अगर हाउस बिल्डिंग लोन लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन से, पीएसयू से, तो सब्सिडाइज रेट पे मिल जाता है, और जो रिकवरी का तरीका है वो भी डिफरेंट रहता है। तो लोन ऐसा नहीं है निखिल कि फ्री में मिलता है, लोन का एक रेट रहता है, बट इट इज मच वे लोअर टू दी रेट्स विच इज प्रिवेलिंग इन दी अदर बैंक्स। अच्छा, और एक चीज और है, और एक फैसिलिटी मिलती है, वो मैं बताना आपको भूल गई है, मोबाइल परचेजिंग फैसिलिटी, वो भी एक फैसिलिटी है। तो इन शॉर्ट में यही बोलना चाहूंगी, पीएसयू में काम करने का फायदा तो आपको दिख ही रहा होगा। फैसिलिटीज बहुत सारी हैं, बट एक चीज है कि आपको अपना माइंड मेकअप कर रखना है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग का दिक्कत है। एज आई सेड कि कंपनी बहुत ज्यादा कोर बिजनेस करती है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है कि मेरी पोस्टिंग माइंस में भी हो सकती है, कोल माइंस में भी हो सकती है, या कहीं रिमोट रिफाइनरी में भी हो सकती है, लाइक इन केस यू गेट पोस्टेड इन ओएनजीसी, इन केस यू गेट पोस्टेड इन पावर ग्रिड, तो भी रिमोट लोकेशन हो सकता है। तो रिमोट लोकेशन में सोचना नहीं है। अगर ये सोचना है कि भाई हम लोग को हेडक्वार्टर्स ही मिलेगा, तो वो सबको ये पॉसिबिलिटी नहीं मिलती है। Let's take that. There are much more vacancy based on other corporate. Okay, so a question has come which says ki, what is your take that there are more vacancy in PSUs or other corporates? So see, the PSUs, their PSUs are limited in number. और अगर आप बात करें गुड पीएसयूज आर रियली लिमिटेड इन नंबर, बिकॉज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का दर्जा हर किसी कंपनी को तो नहीं मिल सकता है। Organizations which are having strategic importance are given the value of a PSU, या बोलो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, नेटवर्थ, पैट, सब कुछ देखा जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन को पीएसयू कहने के लिए। और मेरे हिसाब से अदर कॉर्पोरेट्स में ज्यादा वैकेंसीज होंगी एज कंपेयर टू पीएसयू, बिकॉज कॉर्पोरेट्स आर मोर इन नंबर, ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट्स ज्यादा रहती हैं। बट पीएसयूज का ये है कि आपको नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, आपको लगना पड़ेगा पीछे, देखना पड़ेगा, आपको एलिजिबिलिटी देखनी होगी, आप एलिजिबल हैं तो you can apply into that examination and then accordingly join after evaluating कि क्या आपके लिए सही है क्या नहीं है। Okay, next is yes, the next question is that do you get transferred? Yes, the company has, every PSU has a transfer policy. एवरी पीएसयू हैज अ ट्रांसफर पॉलिसी। तो ये नहीं सोचना है कि अगर आपको एक जगह प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिल गया है, कोई बढ़िया जगह मिल गया है, हेडक्वार्टर्स मिल गया है, तो मैं जिंदगी भरी 60 years of age till retirement I'll be there in New Delhi or in Kolkata or in Mumbai. It's not the case like that. आपको ट्रांसफर मिलेगा, इट्स ट्रांसफरेबल जॉब। हर कंपनी का एक सेट ऑफ ट्रांसफर पॉलिसीज है, उसके हिसाब से आपका ट्रांसफर होना निश्चित है। तो मैं आपको कोल इंडिया के बारे में बता सकती हूँ। कोल इंडिया का ट्रांसफर पॉलिसी है कि व्हेन यू गेट प्रमोटेड फ्रॉम E5 to E6. E5 is for manager. If you get promoted from manager to senior manager, then you get your subsidiary transferred. Subsidiary transfer हम लोग का होता है, और टेबल ट्रांसफर तो होता ही रहता है। विद इन अ सब्सिडरी भी आपका ट्रांसफर होगा, विद इन सब्सिडरी तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे ट्रांसफर होता ही रहता है, दैट इज नॉट अ बिग इशू। बट आपका जो ट्रांसफर पॉलिसी के हिसाब से सब्सिडरी चेंज करने वाला ट्रांसफर रहता है, वो सेट है पॉलिसी का आफ्टर बीइंग E6, लाइक व्हेन यू गेट प्रमोटेड फ्रॉम E5 टू E6 आपका सब्सिडरी लेवल ट्रांसफर होता है। लाइक आई एम वर्किंग इन सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, तो मैं हो सकता है
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में चल जाऊं। तो बहुत सारी सब्सिडरीज है हमारी, जैसे मैंने बताया कि 7 सब्सिडरीज हैं, एंड एवरी सब्सिडरीज हैविंग हेडक्वार्टर्स इन दी डिफरेंट स्टेट्स। तो कहीं पर भी आपको काम करने का मौका मिल सकता है। Okay, there are so many questions. I need to answer all of them. Questions नहीं है. Is there any passing percentage required by PSU in finals? No, no, no. Basically, and Ria has asked, is there any passing percentage required by PSUs in finals? No, there is nothing like that. आपको एग्जाम क्रैक करना होगा। एग्जाम क्रैक करने के बाद देखिए, एग्जाम जो होता है वो नेशनल लेवल पे होता है, ठीक है। उसमें आप चाहे फोर्थ अटेम्प्ट हो, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट हो, चाहे सेकंड अटेम्प्ट हो, वो एक सेट क्राइटेरिया है। ये एग्जाम का पैटर्न है। एग्जाम आपका होगा, ऑनलाइन होगा, सीबीटी होता है, उसके बाद में आपका जीडी इंटरव्यू होगा। परसेंटेज नहीं होगा। हो सकता है कि आपसे वो इंटरव्यू के टाइम में पूछेंगे, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स डिड यू टेक टू पास योर सीए एग्जाम्स। दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी, बट while giving the exam there is nothing like that. आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं if you are a chartered accountant. Okay, for industrial training, I've again told you that website. I'm again telling you website पे और openings रहती हैं। अब websites पे career option पे जाके देखिए, openings रहती हैं कि the company is hiring for the industrial training, so you can go and apply over there. उसके अलावा कोई अलग से कोई पोर्टल वगैरह कुछ नहीं है। इंडिविजुअल पीएसयू की वेबसाइट पे जाके ओपनिंग्स आप रीसेंट ओपनिंग्स में अंडर द टैब करियर, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि कुछ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का openings हैं, तो you can go and apply. Okay, hi, for you to apply for industrial training as part of your RCR scholarship, you will need to first inform. Okay. मैम निखिल has asked, मैम एग्जाम में जीके मैथ्स आती है क्या, या सीए वाला सब्जेक्ट आता है अब पेपर में? ओके, नाउ हियर आई वुड लाइक टू एड्रेस, दो सेक्शंस रहते हैं पीएसयू के एग्जाम में। कोई भी पीएसयू का एग्जाम लीजिए, एक टेक्निकल रहता है, एक जनरल रहता है। टेक्निकल देखिए, पीएसयू सीएस को के अलावा बहुत सारे लोगों को हायर करती है। इंजीनियर्स, डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियर्स, जियोलॉजी के इंजीनियर्स, मतलब एक्सपर्ट इन जियोलॉजी, एक्सपर्ट इन सिविल, लाइक सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स, हर तरह के इंजीनियर्स हायर होते हैं, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हायर होते हैं। तो सब लोगों का एक टेक्निकल पेपर रहता है, टेक्निकल पेपर विच इज टोटली होनली एंड सोनली आपका कोर सब्जेक्ट एरिया रहता है। एंड नेक्स्ट रहता है जनरल, उसमें हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं होता, लाइक 9th 10th 8th वाला मैथ्स रहता है, करंट अफेयर्स रहता है, नॉर्मल इंग्लिश रहता है। सो दैट इज नॉट अ बिग डील। जनरल वाला ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। बाकी आपका टेक्निकल स्ट्रांग है तो इट इज ओके। Okay, Gaurav is asking, how is career growth in a PSU? Okay, this is a nice question. Like देखिए, PSU में सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने आप लोगों को बताया कि ये सब पे स्ट्रक्चर है। अलाउंसेस बहुत सारे हैं, देयर आर n नंबर ऑफ अलाउंसेस व्हिच मे बी अवेलेबल इन डिफरेंट PSUs। जो जो मैंने बताया, ये मैंने दो तीन PSUs जो मेन PSUs हैं उनको कवर करते हुए बताया, अलॉन्ग विद जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है उसका। देयर विल बी अदर बेनिफिट्स एज वेल। ओके, नाउ विद रिस्पेक्ट टू करियर ग्रोथ, आई वुड लाइक टू से बहुत ज्यादा करियर ग्रोथ है। ये नहीं सोचना है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है तो करियर ग्रोथ नहीं है। बस एक चीज है, पे स्ट्रक्चर फिक्स है। इवन इफ यू वर्क लाइक एक्सपोनेंशियली, अगर आप बहुत हार्ड वर्किंग भी है, एक सर्टेन लेवल्स है कि आप वहां 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 वैसे वैसे करके जाओगे। सेट क्राइटेरिया है कि 4 साल बाद आपका इसमें प्रमोशन होगा, 4 साल बाद उसमें होगा, 3 साल बाद उसमें होगा, एक सेट क्राइटेरिया है। बट एक चीज है जो आपको मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट एंड हार्ड वर्क, जो कि है पीआरपी। उसका भी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ स्लाइड। पीआरपी इज परफॉर्मेंस रिलेटेड पे विच इज बीइंग पेड टू द एम्प्लॉइज इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। और वो होता क्या है, वो आपकी, जैसा कि नाम खुद ही बोल रहा है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। आपकी परफॉर्मेंस जैसी होगी, आपको आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर जो रहता है, आपका जो एचओडी रहेगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो आपको रेटिंग देगा। उसके हिसाब से आपका, जिसको आप बोनस बोल लीजिए एक तरीके से, आपका परफॉर्मेंस इंसेंटिव है, बोनस है, जो भी एक आप चीज बोलिए उसको। सो दैट इज देयर। और देखो, सबसे अच्छी बात है कि राइट फ्रॉम मैनेजमेंट ट्रेनी
you can also be a director finance of an organization, of such a big organization. मतलब अगर आप जैसे जिस सब्सिडी में मैं काम करती हूँ, Central Coalfields Limited, that is having a turnover of more than 10,000 crores. So that it is such a big organization. So being a director finance of that kind of company, it means a lot. और आप समझ ही रहे हैं, PSU में अगर आप काम कर रहे हैं तो right from management training you can go till the level of director finance. That kind of opportunity you are having. Exposure is unlimited. There are different sections in finance itself. We have taxation, we have audit, we have internal audit, and then we have financial planning, we have cost audit department, cost section department, we have payments department. So there are ample number of opportunities का सोचना नहीं है. बट हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो कि आपको तुरंत डबल डिजिट ग्रोथ चाहिए, तो देन PSU इज समवट नॉट ऑफ योर काइंड. बिकॉज जैसा मैंने बोला कि आपका एक सर्टेन एक लैडर बना हुआ है, कि इसके बाद ये होना ही होना है, उसके बाद ये होना ही होना है. तो वो सिस्टम है, उसमें कोई आप चेंज नहीं कर सकते. इवन इफ यू आर परफॉर्मिंग वे बियॉन्ड the other, you'll not get promoted to a higher level. So next I would like to take the question. Arja बोल रहे हैं कि what should we keep in mind while preparing resume and answering HR questions. देखो, while preparing resume, I would like to say you just pen down everything. आपका objective, career objective क्या है, आपका academic qualifications क्या है, आप 10th भी दिखा सकते हैं, 12th भी दिखा सकते हैं, आपका CA के साथ साथ if you have other qualifications, maybe CS or CMA or any other certification course, along with that आप दिखा सकते हैं आपने आर्टिकलशिप में क्या सीखा, क्या किया, and other than that computer skills क्या क्या है, और other kind of certification course आपने कुछ किया है. तो that is all you can like resume is just a replica of whatever your journey, कि आपने क्या क्या कैसे कैसे किया है, और तो कुछ होता नहीं है resume में basically. और next is आर्जव ने पूछा है कि how to answer HR questions. देखिए, इंटरव्यू के लिए मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद को कॉन्फिडेंट रखना. आपको नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, यू प्रॉपरली से आई एम सॉरी, आई एम अनएबल टू आंसर इट, ओके, आई डोंट नो, ऐसे बोलना है. और नहीं आता है, इट इज नॉट अ बिग डील, सबको सब कुछ नहीं आता, बट हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ कॉन्फिडेंटली यू पुट योर वर्ड्स, दैट मैटर्स मोर देन आंसरिंग करेक्टली. सो ये बहुत जरूरी बात है कि आप कैसे उस चीज को डील करते हैं, कैसे आंसर बैक करते हैं, वो मैटर करता है, बजाय आप क्या आंसर करते हैं. आंसर करते हैं वो भी मैटर करता है, बट मोर मैटर्स कि आप क्या और कैसे दे रहे हैं, दैट मैटर्स मोर. सो ऑलवेज कीप इन माइंड, जैसे मानवी मैम ने ये बताया कि यू पीपल वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर पर्सनालिटी, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली कॉर्पोरेट्स. आप खुद का अपना खुद का प्रैक्टिस भी करेंगे तो भी आपको बहुत जरूरी है. क्लाइंट्स आएंगे, हाउ टू डील विद देम. आप भले PSU में भी आप कर लीजिए, तो PSU में ऐसा नहीं कि बैठे बैठे आपको सिर्फ लैपटॉप पे ही काम करना है. यू हैव टू डील, लाइक PSUs में क्या होता है, बिल्स पास होते हैं, देर आर सो बिग बिग कॉन्ट्रैक्ट, 100 करोड़ का, 200 करोड़ के, तो कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे आपके पास, बिग बिग कॉन्ट्रैक्टर्स. तो हाउ टू डील विद देम, ऐसा भी नहीं कि आपकी कोई लाइक तू मैं हो जाए, वो भी नहीं. हाउ टू पोलाइटली डील विद देम, कैसे समझाना है, कैसे करना है. तो बेसिकली आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हर जगह काम आएगा. ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो ही काम आएगा, या कॉर्पोरेट्स में ही काम आएगा, या PSU में ही काम आएगा. आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आप कुछ करें या ना करें, वो हमेशा ही काम आना है. सो एवरीबडी आई रिक्वेस्ट कि यू, जैसे मानवी मैम ने भी रिक्वेस्ट किया है, सब लोग अपना पर्सनल स्किल्स पे बिल्कुल काम करिए. Okay, Arjav is asking, is work pressure same as Big Fours? No, I don't think so. Work pressure is same as Big Fours. जितना हाइप मैंने बिग फोर्स का सुना है, वैसा आई डोंट थिंक इट इज देयर इन PSUs. देखिए, डेडलाइंस हर जगह है. अगर आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में हो तो वहां पर भी डेडलाइंस रहती हैं. आपको GST 3B फाइल करनी है तो फाइल करनी है, TDS की रिटर्न फाइल करनी है तो करनी है. वो डेडलाइन सब जगह रहती है. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या है, बड़ा कंपनी है थोड़ा, है ना, तो डेडलाइंस हर जगह रहती है, बट ऐसा कोई मारामारी नहीं रहता है. देर आर गुड पीपल, टीम बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छा लाइवली एनवायरनमेंट रहता है. और सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है एनवायरनमेंट वहां पे, द कलीग्स, द सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट बहुत लाइवली रहता है, अच्छा रहता है, मतलब चिल रहता है, कोई ज्यादा प्रेशर नहीं रहता. बट हाँ, काम है, काम ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि इट्स अ PSU सरकारी जॉब है तो काम नहीं है, काम इज देयर, है ना, काम तो रहेगा ही, PSU है काम.
तो रहेगा ही, वो तो रहता ही है, डेडलाइंस रहती हैं हर जगह, डेडलाइंस को तो हम ओवर रूल कर नहीं सकते हैं. तो यस, वर्क प्रेशर इज देयर, बट आई डोंट थिंक वर्क प्रेशर इज सेम एज द big force. So coming on to the next slide, I would share with you performance related pay, जिसकी बात हम लोगों ने कर भी ली है. परफॉर्मेंस रिलेटेड पे आपको वही मैंने बताया था, इट्स अ वेरिएबल कंपोनेंट. वेरिएबल कंपोनेंट रहता है विच ऑल डिपेंड्स ऑन आपका क्या रेटिंग रहेगा बाय योर रिस्पेक्टिव एचओडी. आपका एचओडी रेटिंग देता है आपको, उसके हिसाब से आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मिलता है. एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल एज वेल एज द कंपनी परफॉर्मेंस. ठीक है, जैसे कोल इंडिया का रेटिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है, और फिर इंटर्न कोल इंडिया लिमिटेड रेटिंग सारे अपने सब्सिडरीज को देता है. सो इट इज पेड एनुअली, and as I already told you, it forms a significant portion of the total compensation of the executives. So like other than basic and perks and allowances, this is one thing which is paid over and above the things which I've already discussed. So next I would like to share हम लोगों को या आप लोगों को, अगर आप भी आएंगे तो और क्या क्या हम लोगों को एक लुक्रेटिव चीजें हैं जो कि मिल सकती हैं. नेक्स्ट विल कवर अप, ये तो वो चीजें हो गई जो कि आपको एज ऑन रोल एम्प्लॉय मिलेगा जब आप सर्विस में रहेंगे. ना व्हाट अबाउट आफ्टर रिटायरमेंट? 60 years is the age fixed for retirement, everybody will retire. So we need to discuss कि आफ्टर रिटायरमेंट हम लोग को क्या और मिल सकता है अगर हम PSU ज्वाइन करते हैं तो. So first is Provident Fund. So in Coal India, we have Coal Mines Provident Fund, which is totally different from EPF, which is Employees Provident Fund, which is there in every corporate. Coal Mines Provident Fund is altogether a different organization, जो कि अपना fund अपने आप manage करती है. So यहाँ पे PSUs में क्या होता है, वो हर जगह होता है PF का, जितना आप देंगे वो ही आपका एम्प्लॉयर देगा. दैट इज 12% ऑफ बेसिक एंड DA ऑन मंथली बेसिस. जितना आपका सैलरी में कटता है उतना ही आपको एम्प्लॉयर भी आपके नाम पे उसको डिपॉजिट करता है. एंड देयर इज सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8%, 9% उस पर आपका इंटरेस्ट लगता रहता है ऑन कंपाउंडिंग बेसिस. Then what you get is gratuity. After retirement, you get gratuity. That is right now it's 20 lakhs as per third pay revision committee. Then other than gratuity and provident fund, we get pensions. Pensions is being given to the central government employees. उसका एक अलग कॉर्पस है, हम लोग की सैलरी से भी कटता है, मतलब एम्प्लॉयज की सैलरी से भी कुछ सर्टेन अमाउंट कटेगा और उस कॉर्पस में एम्प्लॉयर भी देता है. तो दोनों का मिला के कॉर्पस होता है और उसी में से आफ्टर रिटायरमेंट आपको वो मिलता है. एंड आफ्टर द डिमाइस ऑफ द एम्प्लॉय, द स्पाउस गेट्स द पेंशन of the employee who was working in the CPSC. And then as I already told you कि medical benefits unlimited हैं spouse के और अपने after retirement. So that is other benefits. So other than on roll होके जो benefits आप लेंगे उसके अलावा क्या benefits हैं वो यहाँ मैंने in detail आपको बताए हैं. अब उसके बाद में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को मंथली डिडक्शंस क्या क्या होते हैं. यहाँ हमने बात करी है क्या क्या हमें मिलता है, क्या क्या हमें मिलेगा अगर हम PSU ज्वाइन करेंगे. तो अब हम सीखेंगे कि हम लोग का पैसा क्या क्या कटेगा. ये तो बात हो गई मिलने की तो बहुत बात हो गई. बेसिक मिलेगा, DA मिलेगा, HRA मिलेगा, पर्क्स मिलेगा, लीव एनकैशमेंट मिलेगा, स्पेक्टिकल रिम्बर्समेंट मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, लैपटॉप परचेज का पैसा मिलेगा. वो सारी बातें हो गई, आपको लीव एनकैशमेंट की बात हो गई है. अब हम बात करते हैं डिडक्शंस क्या क्या होंगे. जैसा हमने पहले डिस्कस किया, सुपर एनुएशन बेनिफिट्स में आपका PF डिडक्ट होगा. दैट इज एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन. आपका 12% रहता है बेसिक और DA का. आपका पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्ट होगा जो कि आज की डेट में है 7% ऑफ बेसिक एंड DA. एंड अदर देन दैट इनकम टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट कटेगा. उसके बाद जैसा आपको मैंने बेनिफिट्स में बताया था कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक क्लब रहता है, उस क्लब का मेंबरशिप फीस नॉमिनल रहता है 200-500, वो आपको मंथली डिडक्ट होता है. और नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था कि इन केस द कंपनी अलॉट्स यू अ क्वार्टर, तो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट कंपनी काटता है एज अ क्वार्टर रेंट, एज अ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, वो सब रहेगा आपका.
और उसके बाद जो हम लोगों ने बात किया था, अगर आप हाउस बिल्डिंग लोन लेते हैं या फर्नीचर लोन लेते हैं या किसी भी तरह का सब्सिडाइज रेट पे लोन लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, उसका आपका जो कैलकुलेशन के हिसाब से जो आपका ईएमआई आएगा वो आपको सैलरी से कटेगा। तो ये सारे हम लोग डिडक्शन साइड पढ़े कि ये डिडक्शन आपकी सैलरी में से होंगी। उसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या एक्चुअली सैलरी बनता है एक फ्रेशर का, वो अब हम लोग देखेंगे क्या एक्चुअली एक फ्रेशर का सैलरी बनता है एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में। एक फ्रेशर का हम बात करेंगे, हम लोग आगे का बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, और एक चीज आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि जैसे अगर कोई भी ज्वाइन करता है एज अ फ्रेशर इन पीएसयू, एक बॉन्ड पीएसयू, जनरली सारे पीएसयूज एक बॉन्ड साइन करवाता है कि एटलीस्ट यू विल सर्व दिस number of years in the organization, and if you do not serve you'll have to deposit this amount of money. तो वो आपको रहता है, एक बॉन्ड साइन होता है। जैसे आपका कोल इंडिया में है 5000 मंथली कटता है, टिल 5 years आपको एक बॉन्ड साइन करना होता है एम्प्लॉयर के साथ में कि एटलीस्ट यू विल गिव 5 years टू द कंपनी, and in case you leave the company or you resign the company before 5 years, तो आपको जितना आपका बॉन्ड कट चुका है उसका बैलेंस अमाउंट कंपनी को डिपॉजिट करके नो ड्यूज लेके फिर आप जा सकते हैं। आपका रेजिग्नेशन तब तक एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक आप एम्प्टी बॉन्ड का पैसा क्लियर नहीं करेंगे। दैट इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड व्हेन यू ज्वाइन अ पीएसयू। आपको ध्यान रखना है, कहीं कहीं जगह ये 3 years का भी रहता है, बट इन कोल इंडिया इट इज 5 years। तो अभी आप यहाँ देखिए कि क्या क्या चीजें हैं। यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ सारी डिटेल्स हैं ऊपर में, क्या क्या चीज है, कैसे कैसे एम्प्लॉय का नाम, डेजिग्नेशन वगैरह। ये जस्ट ज्वाइनिंग किया है ये वाला, ये जो एम्प्लॉय है इनका बेसिक है 50,000। इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस इसके बात कर रही थी, उसका रेट यहाँ पे दिख रहा है, वीडीए रेट करंट, वीडीए बोलो या आईडीए बोलो, वीडीए स्टैंड्स फॉर वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, which is 48.70% of basic which is being given to this employee, and then it is perks जो मैंने बताया कि 35% बेसिक का रहेगा। अब यहाँ पे एचआरए भी हो सकता था, बट क्योंकि इस एम्प्लॉय को क्वार्टर अलॉटेड होगा इसलिए यहाँ पे एचआरए नहीं है। तो इस एम्प्लॉय की ग्रॉस कितनी बन रही है, 92,000। दिस इज द इनिशियल, जब आप ज्वाइन करेंगे पहले महीने का सैलरी है ये। देन वी कम टू सीएमपीएफ। सीएमपीएफ इज 12% ऑफ बेसिक एंड डीए। देन इट्स सीएमपीएस जो मैंने बताया कोल माइंस पेंशन स्कीम है, कोल माइंस पेंशन स्कीम है सीएमपीएस, एंड कोल माइंस प्रोविडेंट फंड है सीएमपीएफ। यहाँ पे आपका सीएमपीएस कटा। उसके बाद एम्प्टी बॉन्ड जिसका जिक्र मैंने अभी किया था कि आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है, उसका 5,000 हर महीने कटता है इन इक्वल 60 इंस्टॉलमेंट्स कटेगा, जो कि 3 लाख हो जाएगा आपका हर साल कटेगा। तो आपका उसको करके आपको कटवाना ही है जब तक आपका 3 लाख पूरा नहीं हो जाता, एंड उसके बाद में वो आपस से कंपनी आपको डिसबर्स कर देती है इनकेस योर सर्विस लाइफ एक्सीड्स 5 years। देन व्हाट इज दिस एचआरआर? एचआरआर होता है हाउस रेंट रिकवरी। क्योंकि ये एम्प्लॉय क्वार्टर्स में रह रही हैं तो इनका हाउस रेंट रिकवरी होता है। हाउस रेंट रिकवरी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्वार्टर विच इज बीइंग अलॉटेड टू यू, और कौन सा टाइप ऑफ क्वार्टर आपको अलॉट होगा वो डिपेंड करता है आपके डेजिग्नेशन के बेसिस पर। फिर नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करता है 1% ऑफ बेसिक। आप देख रहे होंगे या 50,000 है इनका बेसिक इनका इलेक्ट्रिसिटी कितना कटा है, 500 रुपीज। देन नेक्स्ट इज गैरेज चार्जेस। सो गैरेज अलॉटेड रहते हैं हर क्वार्टर्स में, उसका मिनिमम चार्ज है आपको, कोई कुछ ज्यादा नहीं है। ये जो चीज है इनकम टैक्स एडजस्टमेंट हाउसिंग वर्क्स, ये एज पर कंपनी पॉलिसी होता है। एक्चुअली कंपनी क्योंकि एम्प्लॉयज को क्वार्टर देती हैं तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ परक्विजिट्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट। So when it becomes a part of housing perks, like when it becomes a part of perquisites, so certain amount of tax get imposed on the employee. तो कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से जो भी टैक्स लगता है ऑन हाउसिंग पर्क्स उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज कंपनी उसको डिसबर्स कर देती है एम्प्लॉय को। तो ये वो चीज है। ये क्लब का डिडक्शन है जो मैंने आपको बताया, नॉमिनल रहता है 200 to 500। कोई भी ऐसी चीज जो आप लोग को नहीं समझ में आ रही, ड्रॉप इट इनटू द चैट बॉक्स, हम लोग बाद में देखते हैं। यहाँ है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स करता है आपका एज पर दी
स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। ये आपका कुछ मिसलेनियस रिडक्शन है, 2 रुपए, जो कि कोल इंडिया में कटता है, एक फंड बना रखा है, कॉर्पस है, नेचुरल कैलामिटी के नाम से उसका है ये। तो आई होप इट इज क्लियर। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ इशू, जिसमें मैं फिर से एक बार शेयर कर देती हूँ सैलरी स्लिप, अगर कोई इसमें इशू लगता है तो आप मुझे से शेयर करिए। ये फ्रेशर की सैलरी है, मैं फिर से दोहरा रही हूँ ये चीज कि ये जो सैलरी स्लिप है ये फ्रेशर की है। उसके बाद 1 साल के बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा एज असिस्टेंट मैनेजर, वो बेसिक ऑटोमेटिकली 60,000 हो जाएगा। ओके, 1 साल के बाद में ये बेसिक 60,000 हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली यू पीपल कैन कैलकुलेट कि 1 साल के बाद में कितना ग्रॉस मिलेगा, कितना नेट पे मिलेगा। उसके बाद मैंने आपको आफ्टर रिटायरमेंटल बेनिफिट्स बता ही दिए हैं। जो पीएफ का पैसा कट रहा है वो तो फुल्ली आपको मिलेगा अलॉन्ग विद कंपाउंड इंटरेस्ट। सीएमपीएस भी आपका फिक्स्ड है, पेंशन कुछ अकॉर्डिंग टू सर्टेन कैलकुलेशन वो आपको मिलता है अकॉर्डिंग टू दी, जब आप रिटायर करेंगे उसके पहले का 10 मंथ्स का जो एवरेज सैलरी रहेगा उसके हिसाब से बहुत हैंडसम रहता है आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब सोचना नहीं पड़ता है, अच्छा खासा अमाउंट मिलता है पेंशन का। दैट इज ऑल आई कैन से। बाकी ये सब एम्प्टी बॉन्ड आपको बताया मैंने, एचआरआर है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, गैरेज है, सब नॉमिनल है। बाकी इसका इनकम टैक्स इसलिए नहीं कट रहा है क्योंकि इसका लिमिट, नया ज्वाइनिंग है, बीच में ज्वाइन किया होगा इन्होंने, फ्रेशर है, तो उस केस के चलते। तो और कुछ डाउट्स आप लोग के हैं इसको आप लोग देखिए। इन केस यू पीपल हैव एनी डाउट यू कैन शेयर इट विद मी। ये सैलरी स्लिप है एक पब्लिक सेक्टर फ्रेशर की। एनी डाउट इन इट? इसमें कुछ डाउट है? फ्रेशर की सैलरी क्या है? देखिए ये सिर्फ सैलरी है, उसके अलावा जो अदर पर्सनल अलाउंसेस हैं उसका हमने अलग से जिक्र किया है। ओके ओके, निखिल इज आस्किंग मैम सीएमपीएफ और सीएमपीएस में क्या डिफरेंस है? निखिल देखो, सीएमपीएफ का मतलब होता है कोल माइंस प्रोविडेंट फंड, इट इज जस्ट लाइक ईपीएफ जो कॉर्पोरेट्स में करता है। प्रोविडेंट फंड है ये, जो कि रिटायरमेंट के बाद में आपको, मान लीजिए आपका हर महीने 8-8 हजार अगर कट रहा है बेसिक और डीए का, वो 12% होता है। तो अगर आपका 8-8 हजार कट रहा है तो सेम अमाउंट इज बीइंग डिसबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑल्सो। तो आपके नाम पे वो हर महीने 16,000 वो जमा होता जा रहा है। एक फंड है, आप ये समझिए, एक फंड है, उस पर एक सर्टेन परसेंटेज इंटरेस्ट आपको मिलता है कंपाउंडेड रेट से, वो आपको रिटायरमेंट के बाद में उसको रिफंड कर दिया जाता है। दैट इज सीएमपीएफ। एंड सीएमपीएस इज कोल माइंस पेंशन स्कीम। ये पेंशन स्कीम है कोल इंडिया की। उसके ना, उसके फंड के लिए एक कंट्रीब्यूशन रहता है, जितना आप कंट्रीब्यूट करते हैं उतना ही कंट्रीब्यूट एम्प्लॉयर भी करता है। और जैसा मैंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद में आपको पेंशन मिलती है, इट इज लाइक 60-70,000 तो है ही, आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट इट डिपेंड्स कि आप किस डेजिग्नेशन पे रिटायर कर रहे हैं। इफ यू आर रिटायरिंग एज अ डायरेक्टर फाइनेंस तो अलग लेवल रहता है, एंड इफ यू रिटायरिंग एज चीफ मैनेजर और जनरल मैनेजर तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका क्या पे स्केल रहता है, किस पे स्केल पे आप रिटायर करते हैं उसके हिसाब से आपका वो रहता है, पेंशन का अमाउंट रहता है। सो लास्टली आई वुड लाइक टू शेयर लास्ट स्लाइड ऑफ माइंड। आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं एक पीएसयू में काम करने की। सो देखिए, पीएसयू में अगर आप रहते हैं तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड बिकॉज यू आर इन अ वे कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन बिल्डिंग एंड नेशनल ग्रोथ एज वेल। और दूसरी चीज ये भी है कि आपको स्टेबिलिटी रहती है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मैंने आपको बताया, बहुत एन नंबर ऑफ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, and it's a balanced life. You can balance work life, like there's a work life balance, about as I've already mentioned, big four का pressure नहीं है, there are performance linked incentives, financial stability है ही है, and other than that बहुत सारे बड़े महारत्ना पीएसयूज का ग्लोबल प्रेजेंस भी है। मैं अपना कोल इंडिया की बात करूं तो वी हैव अ सब्सिडरी इन मोजाम्बिक, वहां पे आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। सो इट इज नॉट लाइक दैट कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं, बट इफ यू वांट यू कैन आल्सो लाइक एनरोल इन दैट आल्सो। और अपन अपन ओएनजीसी की बात करें तो वी हैव ओएनजीसी विदेश,
So there are many Maharatna companies who are having global presence also. तो आपको international exposure भी मिलेगा as well as आपको national level पे भी काम करने का मौका मिलेगा. So that is it. और कुछ अगर पूछना how to access, how to access recordings of today's session in PPT slide. That Animesh ji will guide you. I have no idea of how to access today's recording sessions. No idea. So thank you everybody for participating in today's webinar, and I would like to pay my thanks to Chairman Sikasa as well as Chairman CIRC, and to Animesh ji and Manvi ma'am. Thank you everybody. Thank you students for listening to this session. Thank you. Over to you, Animesh ji. थैंक यू साक्षी मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. अभी जो पूछा था कि आज का सेशन CIRC का यूट्यूब चैनल है, उस पर अपलोडेड रहेगा, तो किसी को भी डाउट हो वो वहाँ से सेशन चेक कर सकता है. द वे यू टॉक्ड अबाउट मैम्स about CTC, types of PSU, pay scale, along with allowances, as well as exam pattern for job, will help many of C aspirant today. Thank you all. Let us take a moment to acknowledge ma'am's exceptional presentation and express our gratitude for their time, effort, and willingness to share their wisdom with us. Thank you both. Thank you, ma'am, both of you. A big thanks to CIRC Chairman C. Ankur Bhaiya, CA Dhaval Kothari ji, Chairman Sikasa, and whole the team CIRC for conducting such an insightful seminar for CA students. Any of CU students having doubt in today's webinar can contact us. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, sir. Okay, thank you.